हमारे सभी मेहमानों का आज के इस खास प्रोग्राम में, लाइव चैट प्रोग्राम ऑन कोविड-19, इस विषय पर, और हमारा जो एडीआर सेंटर है कुरुक्षेत्र में, उसमें आप सभी का स्वागत है। और जिस तरह से आप सभी को मालूम है कि जो डीएलएसए का हमारा कुरुक्षेत्र का जो ऑफिस है, लगातार ऐसे काम करता रहता है जिससे समाज के सामने जो चुनौतियां आई हैं उनका सही तरह से सामना किया जा सके और समाधान प्रस्तुत किया जा सके। तो उसी श्रृंखला की कड़ी का ये कार्यक्रम है हमारा, और एक नारा है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, यानी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ होगा तभी ठीक अगर हमारे मन में विश्वास होगा कि सब कुछ ठीक होने वाला है, और हमारे सामने वो युक्तियां होंगी जिसके माध्यम से हम स्थितियों को बुरी होने से बचा सकते हैं, उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो पूरी तरह से इस मिशन के, इस उद्देश्य के लिए समर्पित है हमारा डीएलएसए कुरुक्षेत्र एडीआर सेंटर। और मैडम कविता काम्बोज जी, आप चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं और सचिव हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुरुक्षेत्र के। तो आपके तत्वाधान में आज ये विशेष कार्यक्रम जो है उसका आयोजन हो रहा है। एक बार मैं अपने आज के खास जो मेहमान हैं उनसे चाहता हूं कि आप सबका परिचय कराऊं। सबसे पहले आप देख पाएंगे डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी हैं, कंसल्टेंट हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र से। इसके बाद डॉक्टर एसएन गुजरवार जी हैं, आप प्रोफेसर हैं श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज से। इसके बाद आप हमारे जो आज के विशेषज्ञ हैं, रिसोर्स पर्सन हैं, वो हैं श्री योगेंद्र जी। आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं श्री कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज में ही। और आखिर में मेरे राइट साइड में अगर आप देखें तो श्री रमेश कुमार जी हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं रेड क्रॉस सोसाइटी कुरुक्षेत्र में। और मैं हूं आपके साथ विकास, और मेरी सहयोगी के रूप में आज इस कार्यक्रम को कन्वीन करने का जो दायित्व रहेगा वो मिस दिव्या चुग का रहेगा। आप पैनल एडवोकेट हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा परिचय हो गया। अब मैं चाहूँगा कि जो मेरी सहयोगी हैं मिस दिव्या चुग, वो डीएलएसए के कार्यों के विषय में, इस कार्यक्रम के विषय में कुछ और बातें वो हमसे साझा करें। दिव्या जी। पहले तो आई वेलकम कविता मैम and all the resource persons. I welcome you here. तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। डीएलएसए कुरुक्षेत्र के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना इस सेमिनार, इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कुरुक्षेत्र, मैं ये नहीं कहूँगी कि इट्स अ डिपार्टमेंट, इट्स एन ऑफिस। आई थिंक फॉर मी एंड फॉर एवरीबडी ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है हमारी सारी डे टू डे प्रॉब्लम्स का, हमारी सारी लीगल प्रॉब्लम्स का, जहाँ पर कोई भी इंसान इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, एज क्या है, नेशनैलिटी क्या है, यहाँ पर आकर अपने कोई भी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज में देयर आर पैनल एडवोकेट्स, पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं जो एक फैमिली की तरह यहाँ पर काम करते हैं, और इट्स मोर ऑफ काइंड अ सोशल सर्विस। बिना किसी सेल्फिश मोटिव के सिर्फ समाज की सेवा में हर एक इंसान डीएलएसए से जो जुड़ा है वो समाज की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब हम बात करते हैं डीएलएसए क्या काम करता है। ऑन अ जनरल बेसिस, ऑन अ डे टू डे बेसिस देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी इंसान को, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, सीनियर सिटीजन हो, अगर कोई भी लीगल डिस्प्यूट चल रहा है या किसी पर केस करना है, कोई भी रीजन हो सकता है, किसी भी टाइम पे ऑफिस आवर्स में बेझिझक डीएलएसए में आप आ सकते हैं। लेकिन इसका एक छोटा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जितने भी मेल्स हैं, अगर उनकी एनुअल सैलरी 3 लाख से कम है, वो यहाँ पर आएं, अपनी प्रॉब्लम को पैनल एडवोकेट्स के साथ शेयर करें और उनको फ्री लीगल सर्विसेज मिल सकती है। सिमिलरली जो लेडीज हैं, लेडीज की कोई एनुअल इनकम का क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी एज हो, कितनी भी सैलरी हो, अगर कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है या कोई केस करना है या कोई लीगल ओपिनियन लेना है तो यहाँ पर आए, डीएलएसए में आए और यहाँ पर उनको उनकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। कैसे मिलेगा? फ्री
एडवोकेट, जो पैनल एडवोकेट्स हैं वो उनकी हेल्प करेंगे, कोई भी एडवोकेट असाइन हो जाएगा एंड देन वो स्टार्टिंग से लेके केस के एंड तक उस लेडी या उस मेल या फीमेल जो भी है उनकी हेल्प करेंगे, फ्रॉम कोर्ट केसेस, ड्राफ्टिंग से लेके प्लीडिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स, एवरीथिंग। सिमिलरली सीनियर सिटीजन्स को फ्री सर्विसेज मिल सकती हैं। एंड इसके अलावा ये तो रही कोर्ट केसेस की बात, अब बात करते हैं मीडिएशन। मीडिएशन डीएलएसए का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, समाधान जिसे हम लेमन लैंग्वेज में कहते हैं। अगर किसी का डिस्प्यूट ऐसा है कि उसको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, तो ये लेमन इंसान को इतना पता नहीं चलता, एक नॉर्मल इंसान को, उन्हें तो ये लगता है कि भाई ऐसी कोई दिक्कत है, अब हम केस करेंगे या कोर्ट में केसेस लड़ेंगे, चाहे उसमें सालों साल बीत जाएं। लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं, यहाँ हमारा फ्रंट ऑफिस है जिसमें पैनल एडवोकेट्स ही हैं, अगर आपकी कोई ऐसा लीगल प्रॉब्लम है जो साथ के साथ रिजॉल्व हो सकता है, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, तो वो आपका 1-on-1 सेशन में भी रिजॉल्व हो जाता है। सिमिलरली मीडिएशन सेंटर है प्रॉपर, जहां पर पैनल एडवोकेट्स ही हैं जो मीडिएटर का रोल निभाते हैं और वो आपका समाधान वहीं पे करा सकते हैं, कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली डीएलएसए डे टू डे बेसिस में डोर टू डोर कैंपेन्स करा रहा है, जहां पर सोशल इश्यूज को लेकर या लीगल इश्यूज को लेकर अवेयरनेस कराई जाती है। एंड ऐसे ही जो मुझे पर्सनली जो सबसे अच्छा लगा, अट्रैक्टिव पॉइंट है कि जेल में जितने प्रिजनर्स हैं, आई थिंक वो आज की डेट में सम सॉर्ट ऑफ निग्लेक्टेड हम सोसाइटी में कह सकते हैं कि वो अगर किसी को लगता है कि भाई इस इंसान ने कुछ किया है, कुछ गलत किया है, तो वो जेल में है, तो इसका मतलब वो पूरा इंसान ही गलत है। ऐसा नहीं है, कुछ हालात होते हैं और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके अंडर में या तो उसने वो क्राइम किया है या नहीं भी किया, सिर्फ शक की बुनियाद पे वो जेल में है। तो डीएलएसए जो एक नोबल कॉज बहुत अच्छा कर रहा है, वो जितने भी एक्यूज पर्सन्स हैं या प्रिजनर्स हैं उनको उनकी राइट्स के बारे में बताता है, और डेली तो नहीं, मंथली जेल विजिट्स होती हैं जिसमें पैनल एडवोकेट्स जेल में जाकर पूरे जो हालात हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं और ये भी देखते हैं कि क्या जो प्रिजनर्स हैं उनको बेसिक नेसेसिटीज मिल रही हैं, उनको किसी प्रकार की एज अ ह्यूमन राइट्स के अंडर में जो कोई वायलेशन है वो तो नहीं हो रही है। एंड अब ये बात करते हैं हम कोविड-19 में डीएलएसए का क्या रोल है। इन सब के अलावा भी डीएलएसए इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। जो कोविड-19 ने आई थिंक हर सेक्टर में, हर सेगमेंट में, हर इंसान को बहुत बुरी तरह से हैम्पर किया है, उसकी डे टू डे लाइफ, उसकी एक्टिविटीज, सब कुछ, सारे प्लान्स को कोविड-19 ने अभी हॉल्ट पे लाकर रख दिया है, जहां पर हमें आगे का टाइम नहीं दिखता। अगर इंसान हिम्मत नहीं रखेगा तो उसको अपना फ्यूचर नहीं दिखता। तो ऐसे में बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उनको उनकी जॉब से निकाल दिया, अगर वो सोल ब्रेड अर्नर्स हैं तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, फैमिली को रन करने के लिए कुछ नहीं है। तो डीएलएसए इज हेल्पिंग देम इन सम वे और द अदर, लाइक लोगों तक खाना पहुंचाना, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, एक बेसिक मील तक नहीं है, उन तक खाना पहुंचाना। जो वर्कर्स हैं जो अपने घरों में, अपने गांव में नहीं जा पा रहे, किसी वजह से यहाँ अटक गए हैं कोविड-19 में, जब लॉकडाउन भी हुआ था तो उनके लिए मूवमेंट, फ्री मूवमेंट नहीं थी। तो ऐसे में डीएलएसए ने उनकी एप्लीकेशंस ली, पहले तो ऐसे वर्कर्स को आइडेंटिफाई किया, उनकी एप्लीकेशंस ली, एंड देन डीएलएसए इज डूइंग इट्स एवरी पॉसिबल वे टू हेल्प देम कि वो अपनी जगह पर, अपने घरों पे वापस जा सके। एंड अनदर थिंग दैट डीएलएसए कुरुक्षेत्र इज डूइंग, जो बच्चे हैं, स्कूल चिल्ड्रन हो गए या कॉलेज से स्टूडेंट्स हो गए, जिनके कॉलेज और स्कूल के अभी क्लासेस लगी नहीं रही, लॉकडाउन में सब कुछ हॉल्ट पर आ गया, उनके लिए कि ये टाइम ना वेस्ट हो। बच्चों के लिए हर एक दिन बहुत क्रूशल है क्योंकि हर दिन वो कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस या किसी भी सोशल टॉपिक पे उनको अवेयर कराना, वेबिनार ऑनलाइन मीडियम के थ्रू भी डीएलएसए ने स्टार्ट किया है, एंड आई थिंक इट्स डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। हफ्ते में 3 से 4 हमारे ऐसे सेशंस ज़रूर होते हैं जो हम सोसाइटी के किसी न किसी सेगमेंट को टारगेट करके उनको अवेयर कराते हैं। एंड इसी तरीके से
आज की डेट में कोविड-19 में और इनफैक्ट आज से लेके अब लाइफ लॉन्ग तक हमें इम्यूनिटी को बूस्ट करना है और दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बाकी सब चीज़ें बाद में. एंड DLSA इज डूइंग दिस जॉब. इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग इम्यूनिटी बूस्टर किट्स टू द मासेस, जितने भी लोकल्स हैं. तो एंड में मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सिर्फ ये कहूँगी, इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन जो हमारी हर लीगल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से डील करते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर हो, मैट्रिमोनियल केसेस से लेकर हो, वो यहाँ पर हमेशा सीक्रेट यानी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, जिससे कि हर तरह का इंसान यहाँ पर आके अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सपीरियंस्ड पैनल लॉयर्स के साथ शेयर कर सकता है और उसको डेफिनेटली कोई ना कोई रेमेडी, कोई ना कोई सोल्यूशन यहाँ पर ज़रूर मिलता है. थैंक यू सो मच. ने इतना बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें बताई हैं और मुझे खुशी हो रही है हमारे पैनलिस्ट को ये बताते हुए कि जो मेरा भी व्यक्तिगत जो अनुभव इस केंद्र के साथ रहा है, वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई सेवा का केंद्र है, कोई मिशन है. जब भी मैडम से हम मिलें या किसी स्टाफ के आदमी से मिलें तो कभी नहीं लगता कि हम किसी सरकारी दफ्तर में दाखिल हो रहे हैं. हमें लगता है कि बहुत प्रतिबद्ध लोगों के बीच में हम हैं. और जैसा कि दिव्या जी ने बताया कि कुछ कंडीशंस हैं जिनके बाद हेल्प हो पाती है DLSA की तरफ से, पर उसके बावजूद दिव्या जी मैंने देखा है कि ऐसे बहुत से लोग जो इन क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं करते, उनको भी बहुत बेहतरीन राय आपके यहाँ से, आपका जो पैनल है उसकी तरफ से मिलती है. बहुत बार नौकरी में हमने देखा बहुत सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं, उनको बेस्ट राय देते हैं कि आपके क्या राइट्स बनते हैं. यहाँ तक मैंने देखा है कि लोगों को आधार कार्ड बनवाने में दिक्कत आ रही है, तब भी DLSA उनकी हेल्प करता है. तो एक कमाल का एक काम DLSA कर रहा है. खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ हम जल्दी से लौटते हैं और सबसे मैं पहले गुजारिश करूंगा डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी, आप LNG हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र की तरफ से आए हैं, कि वो आरंभिक टिप्पणी क्या देना चाहेंगे इस विषय पर. तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्. आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट मैडम कविता कंबोज जो हमारी CJM भी हैं, DLSA के दूसरे अथॉरिटीज़ के दूसरे पर्सन्स, मेरे रिसोर्स पर्सन्स जो साथी आए हैं. एक्चुअली बहुत दिनों से तमन्ना थी कि पब्लिक के बीच में हमने ट्रेनिंग्स तो बहुत की, पर ये हमारा सौभाग्य कि आज इसमें हमें अपनी बात कहने का मौका, बड़ा इम्पोर्टेंट ही टॉपिक है जिस पे बुलाया गया है. तो शुरुआत में इसकी करना चाहता हूँ कि लोगों के मन में कि कोरोना वायरस क्या है, कैसे फैलता है, क्या इलाज है, कैसे बचा जा सकता है, हम इसके लिए क्या करें, कौन से मास्क पहने, ये सोशल डिस्टेंसिंग क्या है. एक्चुअली जब मैं देखता हूँ कि जैसे मास्क की बात आती है तो हम यहाँ जितने भी आदमी बैठे हैं सबके मास्क अलग अलग हैं. क्या इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी है, क्या कोई स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब वो भी है, आम आदमी में कितनी अवेयरनेस है. तो कोरोना वायरस अपने आप में एक ऐसी फैमिली का ये मेंबर है जो फ्लू से लेके और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम तक फैलाता है, जो बहुत ही घातक है. जो कहने का मतलब ये है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है. ये उस समूह का वायरस है. वायरस आप जानते हैं कि नॉन लिविंग होता है, लेकिन जैसे ही लिविंग बीइंग में आ जाता है ये, तो ये एक्टिव हो जाता है. तो ये फैलता कैसे है? शुरू में आया सार्स का आया या मर्स का आया, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उनका बताया गया कि कैट से हैं, बैट से हैं. जैसे चाइना से शुरू हुआ, उसमें पता चला कि ये कहाँ से शुरू हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि ये बैट से शुरू हुआ. शुरू में आया तो हम लेट होते गए, पता नहीं चला. लेकिन जब ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन शुरू हुआ, उसके बाद पता चला कि नहीं भाई ये मैन टू मैन है. शुरू में इसको डिनाई किया, जिसकी वजह से फैल भी गया. WHO पे भी क्वेश्चन मार्क आया, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें, फिर ये पेंडेमिक डिक्लेयर हुआ. हालांकि उसमें भी थोड़ी लेट हुई. पेंडेमिक का मतलब ये होता है जब सारे एक से ज़्यादा देशों में फैल जाता है कोई बीमारी, तो अपने आप में ये बड़ी महामारी जिसको कहते हैं. लेकिन अब जो ये लेटेस्ट वो है, अब हमें इसका ओरिजिन का आज तक ये कि पहला केस किससे हुआ उसको हम छोड़ देते हैं. लेकिन अब जो लेटेस्ट है कि ये फैलता ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, ये कन्फर्म है. आदमी से आदमी को फैलता है. अब फैलता कैसे है? आप सब बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं इसके बारे में. फैलने का तरीका इसका वही है कि दो ही तरीके हैं मेनली. या तो ये
ड्रॉपलेट से फैलता है। ड्रॉपलेट का मतलब जो बूंदे हैं उसके बूंदों के छोटे छोटे पार्ट, कण जो होते हैं छोटे छोटे, उससे भी छोटे होते हैं, उनको एरोसोल्स कहते हैं। तो एरोसोल जब 0.1 माइक्रोमीटर से छोटे साइज हो जाते हैं ना, तो वो एरोसोल्स हो जाते हैं। तो बंदा खांसता है या छींकता है या इवन बोलता भी है, इवन स्पीकिंग पे भी, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे कि कितना, तो उससे फैलता है। दूसरा कि आसपास कोई नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ बोलता हूँ, मेरी बोलने से, मेरे छींकने से इस सरफेस पे आ गया ये, या मैंने कोई चीज़ की और फिर मैं मुंह पे ले गया, नाक पे ले गया। हमारी आदत है, हम खाली बैठे बैठे ना मुंह को, नाक को टच करते रहते हैं, तो उससे करके ना उसमें फिर हम सरफेसिस टच करते हैं उन सरफेसिस पे। तो उसको फिर जैसे ही आदमी आता है, कहीं मॉल्स में है, कहीं दुकानों पे, कहीं हैंडल्स हैं, कहीं मेज हैं, कहीं बर्तन हैं, तो उससे ये फैल सकता है सरफेसिस के टच करने से। ये इसकी फैलने की है। तो इसी के बेस पे कि फैलने का है, तो उसी के बेस पे इसके रिजल्ट निकलते हैं कि प्रिवेंशन के। अब इसके लक्षण क्या है? मेनली यदि फीवर, किसी को गला खराब हो, स्नीजिंग हो, कुछ हो, लेकिन इसके से दूर हटते हुए अब 80% से ज़्यादा केसेस एसिम्टोमेटिक हैं। जस्ट टायर्डनेस हो सकती है, किसी को स्मेल या टेस्ट का लॉस हो सकता है, किसी को हल्का सा पैरालिसिस हो सकता है, वो भी इसके सिम्टम हो सकते हैं। अब प्रिवेंशन में उसके बाद वही है कि प्रिवेंशन में इसका कि उन सर्फेसिस को टच नहीं करना। मास्क के स्टैंडर्ड साइज हैं, मास्क किन जगह पे कौन सा मास्क पहनना चाहिए। कपड़े का मास्क है तो वो कौन से कपड़े का मास्क होना चाहिए, सर्जिकल मास्क कहाँ पे पहनना चाहिए, N95 कहाँ पे पहनना चाहिए। ये जैसे ही इसका आएगा मैं इसके बारे में डिटेल्स में आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करूँगा और इसके बारे में बताऊँगा भी। जहाँ तक ट्रीटमेंट का पार्ट है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक तो अपने इससे डरने की बात नहीं, जागरूक रहने की ज़रूरत है, डरने की बात नहीं है, लेकिन जागरूकता ज़रूरी है। बुजुर्गों को बचाने की ज़रूरत है, 60 साल से ऊपर के, जिनमें इम्यूनिटी कम है, जो कैंसर के मरीज़ हैं, जो डायबिटीज़ के हैं, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, ब्लड की कोई प्रॉब्लम्स है, कोई कार्सिनोमा है, कोई स्टीरॉयड पे है, ऐसे पेशेंट, 60 साल से ऊपर के पेशेंट्स, उनको बचने की बहुत ज़रूरत है। कोई एज ग्रुप नहीं है, मेल में थोड़ा ज़्यादा होता है। कुदरत की ना कुछ ऐसी मेहरबानी है कि फीमेल्स की इम्यूनिटी थोड़ी सी बेटर होती है। अभी भी इसका जो रेशो आता है 60-30 का ही है। फीमेल्स का जो चाहे वो इन्फेक्शन का रेट है, चाहे वो डेथ का रेट है। फॉर्चुनेटली हमारा डेथ रेट अभी तक 3 के अंडर ही है। तो इसकी इन्फेक्शियसनेस ज़्यादा, बस इस बीमारी का दूसरे जो जुकाम या दूसरे फ्लू है ना, उनसे एक बात मेरी ये टिप्पणी ये है कि इसकी इन्फेक्शियसनेस बहुत ज़्यादा है, ये फैलता बहुत ज़्यादा है। खतरनाक इतना नहीं है कि इसकी मारक क्षमता तो कम है, लेकिन ये फैलता ज़्यादा है, तो जो कमज़ोर है उनको ये लपेट लेता है। तो वो बचने की ज़रूरत है। तो बचने की वही सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क कौन सा मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग। ये जहाँ तक इलाज की बात है, इलाज में आप अब तो हम ना जो लॉकडाउन से हमें जो फ़ायदा हुआ इसके बारे में इसमें काफ़ी चीज़ें पता चल गई हैं। अब हम काफ़ी डेथ ना बचाने में, हालांकि हमारे 22,000 केस होते हैं, लेकिन अब डेथ फिर भी हम रोकने में 3 तक कामयाब इसलिए हुए हैं कि हमें इसके कोई तरीके पता चल गए। आयुर्वेद ने निकाले, जैसे अभी सर ने बताया था कि वो मैडम ने बताया कि इम्यूनिटी बूस्टिंग जो मेडिसिन है वो आई। लेकिन हम जहाँ तक एलोपैथी का है, हम ये कहते हैं गर्म पानी पीजिए, ठंडा ना, वो आप किसी को कहते हैं कि किसी को कॉमन कोल्ड हो गया कि भैया इसका मतलब ठंडा पिया होगा कुछ, आप बच्चे को भी आमतौर पर यही कहते हैं, तूने किसी का या किसी पास बैठा हुआ तेरे साथ ठीक होगा, मतलब बचने की ज़रूरत है। और ये ठंडा पानी, गर्म पानी पिए, विटामिन सी, बी कम्प्लेक्स, ताज़ा खाना, बाहर का खाना नहीं खाना, हेल्दी डाइट लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि एवरीथिंग इज़ राइट, जो भी सर ने कहा है मैं उसको दोहराते हुए डिटेल में बाद में करें, दिया हूँ और दिए का फ़र्ज पूरा कर रहा हूँ मैं, अंधेरों से कहूरों के उजाला कर रहा हूँ मैं, किसी तूफान की साजिश से मेरा कुछ न बिगड़ेगा, कि अब कश्ती नहीं खुद पर भरोसा कर रहा हूँ मैं। तो ये इसको पूर्ण करता है कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, मीन पॉजिटिविटी, आत्मविश्वास बनाए रखें। थैंक यू। और अब जो अगली टिप्पणी है उसके लिए हम चलते हैं डॉक्टर एस.एन. आप प्रोफेसर हैं श्री कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज में, तो उससे हम आरंभिक टिप्पणी के रूप में तो पहली जो प्रतिक्रिया इस बीमारी को लेकर उससे जानते हैं। धन्वंतरे नमः।
आयुर्वेद ये एक जीवन शास्त्र है, साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा पद्धति है। ये शास्त्र का मूल उद्देश्य है कि प्रिवेंशन, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य व्याधि परिमोक्षः। पहले जो जीवन है सब नॉर्मल पर्सन का, वो स्वस्थ रखना है। उसके लिए प्रिकॉशंस क्या लेना है, किस प्रकार से आहार विहार, कब उठना है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, इसके बारे में सब कुछ आयुर्वेद में बताया। और शोधन कर्म, डिटॉक्सिफिकेशन, जैसा हम व्हीकल सर्विसिंग करते उसी तरह से शरीर में का भी हर 3 महीने या 4 महीने में हर एक ऋतु में शुद्धि करना, ये इस शास्त्र का मूल है। उसी तरह से अगर ये सब हम करते ही रहे, उसमें भी शरीर में कुछ दोष होते हैं, त्रिदोष, जो शरीर को मेंटेन करते हैं, उनका अगर वो सम रहना चाहिए। अगर वो विषम हो गए, कम ज़्यादा हो गए, तो शरीर में व्याधि निर्माण होते हैं, डिसीजेस होते हैं। तो इस प्रकार से अगर कुछ डिसीज हो गए तो उसकी भी चिकित्सा आयुर्वेद शास्त्र में बताई है। तो ये शास्त्र बहुत पुराना है, 500-1000 वर्षों पुराना शास्त्र है। इसमें मूल जो ग्रंथ है इसके संदर्भ में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट, अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह है। इस प्रकार से इसमें पूरा वर्णन है इसके बारे में। तो यह शास्त्र के लिए भारत सरकार में अलग से मिनिस्ट्री है, आयुष मिनिस्ट्री। इसके अंतर्गत आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योगा और सिद्धा, इस प्रकार से 5 ब्रांचेस है। तो उसके अनुसार उसी तरह हरियाणा सरकार में भी आयुष विभाग अलग है, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी आयुष विभाग अलग है। उसमें उसके तरह से एक सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज है, वो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय। और उसी तरह से 501 डिस्पेंसरीज है पूरा हरियाणा में आयुष विभाग की तरफ से। और 2 हॉस्पिटल है, एक बाबा खेतनाथ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल नारनौल में और दूसरा यहाँ पे पहले से श्री कृष्णा। और इस तरह से और एक भिवानी में एक 10 बेड का हॉस्पिटल है। तो इस तरह से कार्य चल रहा है। तो अब कोविड के संदर्भ में अगर देखे जाए तो जब ये शुरुआत हो गई कोरोना वायरस के बाद, कोविड भारत में आ गया, तो आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से इसके संदर्भ में कार्य शुरू हो गया। और खास करके ये इम्यूनिटी पे, जिसकी इम्यूनिटी कम है उनके ऊपर ये वार करता है और उनको ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। तो इस वजह से आयुर्वेद में बहुत सारे इम्यूनिटी के संदर्भ में वर्णन है, जो कि शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए, शरीर का प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए, व्याधि क्षमत्व बढ़ाने के लिए। इस वजह से फिर इसमें आयुर्वेद शास्त्र में कुछ ऐसे पेंडेमिक के बारे में वर्णन है क्या, तो है। पेंडेमिक या जनपदोध्वंस यानी एपिडेमिक, इस प्रकार से चरक संहिता में विमान स्थान अध्याय 3 में जनपदोध्वंस के संदर्भ में है। ये इस क्यों होते हैं, तो अधर्म आचरण, हिंसा, प्रज्ञापराध, जो पता है लोगों को तो भी करना। अगर ये अभी कैसा है, जो प्राणी है, एनिमल्स है, उनको किल करना, उनको मार देना, ये पेड़ पौधे उनको जला देना, उनको तोड़ देना, बिल्डिंग, बड़े बड़े बिल्डिंग, ये डेवलपमेंट, ये सब निसर्ग को इम्बैलेंस कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे नए नए वायरसेस, नए नए ये पैदा होते हैं और वो अचानक एक विशिष्ट एरिया में वो अटैक, उस प्रकार की बीमारियां फैलती है और वो धीरे धीरे अलग अलग जगह पर। इससे हमें इपिडेमिक, उसके साथ ही पेंडेमिक वगैरह बोलते हैं मॉडर्न साइंस में। इसी को ही हम आयुर्वेद शास्त्र में जनपदोध्वंस व्याधि बोल के बोलते। तो ये किस प्रकार से फैलता है, इसके संदर्भ में भी सुश्रुत संहिता में दिया है, उसे संक्रामक व्याधि बोलते हैं। तो संक्रमण किस प्रकार से होता है, तो उसमें खास करके त्वचा रोग, ज्वर यानी बुखार, स्किन डिसीज, कुष्ठ वगैरह, इसके बारे में संदर्भ में, प्रतिशा यानी खांसी वगैरह, राजेक्ष्मा यानी ट्यूबरक्लोसिस, और आंखें आना, नेत्राभिसंध, इस प्रकार के जो डिसीजेस है इसके संदर्भ में वर्णन है। तो उसी के साथ ही आगे चल के ये किस प्रकार से स्प्रेड होता है, तो शास्त्र में वर्णन है कि ये एक दूसरे को छूने से, निश्वासात, सहभोजनात्, सहशय्यासनात् चापि वस्त्र माल्यानुलेपनात्, यानी एक दूसरे के कपड़े पहनने से, टॉवेल यूज करने से,
एक दूसरे को टच करने से, एक साथ में रहने से, साथ में सोने से, साथ में खाना खाने से, एक दूसरों के ज्वेलरी यूज करने से, ये इसके बारे में तब 2000, 3000, 5000 साल पहले वर्णन है शास्त्र में। तो कौन सी बीमारी है, बुखार एक दूसरे को हो सकता है, आंखें आना एक दूसरे को, स्किन डिसीजेस हो सकते हैं, उसी प्रकार प्रतिशा, खांसी, इसके और इसी चिकित्सा क्या बताई है शास्त्र में कि आत्मगुप्ता, ऐसे संक्रामक इसमें आत्मगुप्त यानी आइसोलेशन हो जाए, संस्कृत वर्ड लिखा है आत्मगुप्त, आइसोलेट, सेपरेट हो जाओ कॉमन लोगों से और शांत अंदर रहो, उसके लिए भी उन्होंने बताया। उसके बाद फिर इसके संदर्भ में बहुत सारे वर्ण अधर्म वगैरह, उसके पे धर्माचरण पर तुम मेडिटेशन करो और एकाग्र हो जाओ, और बहुत सारी बातें हैं। वो किसी मंदिर में पूजा करो या एकाग्र, मानसिक चिकित्सा और शारीरिक चिकित्सा दोनों के बारे में इसमें शास्त्र में। तो अब आयुष मिनिस्ट्री ने और आयुष विभाग हरियाणा गवर्नमेंट ने और हमारे कॉलेज की तरफ से हम कुछ 2-3 महीने में अभी कार्य कर रहे हैं। उसमें से आयुष काढ़ा बोल के हम सभी तरफ सप्लाई कर रहे हैं। खास करके हम कुरुक्षेत्र में हमारी कॉलेज की तरफ से श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी और आयुष आयुर्वेद कॉलेज की तरफ से हमने अनुतैल नस्य नाक में डालने के लिए दवाई हमने सब तरफ बांटे। खास करके ये पुलिस डिपार्टमेंट, सब नाका, म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन, पंचायत राज, उसके बाद जो सीनियर सिटीजन्स और जहाँ पे बफर जोन है, कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पे ये सभी प्रिवेंशन के लिए, ताकि वहाँ के लोगों को ना हो, फैले ना, जो भी और कोरोना वॉरियर्स है उनमें भी हमने ये बांटे। उसमें संशमनी वटी बोल की, गिलोय का एक घन वटी बोल की मिलता है, बनाते हैं हम, उसके वो दवाई, उसी के साथ काढ़ा दिए हमने, आयुष काढ़ा, अगस्त्य हरित की, च्यवनप्राश, इस प्रकार के, और ये हमने कॉलेज की तरफ से हमने किए। इस प्रकार से और बहुत सारा वर्णन है शास्त्र में। हम धन्यवाद, आज मुझे मौका दिया मैडम और सभी के। आपका बहुत धन्यवाद, आपका इतना विशेष समय, उसके साथ यहाँ पर है। और उसके बाद एक टिप्पणी के लिए श्री योगेंद्र जी के पास चलते हैं। आप DLSA का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। तो हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, योग कवचम। तो हमारे कुलपति महोदय श्रीमान बलदेव कुमार जी ने पूरा उनके दिशा निर्देश अनुसार तो योग कवचम प्रोजेक्ट में हमने क्या किया, जैसे ऑल ओवर स्टेट, जितनी हमारी इंडिया की स्टेट है, वहाँ से जो विद्वान लोग थे आयुर्वेद और योग के, तो उनका लाइव वेबिनार हमने कंडक्ट किया। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, जो हमारे कुरुक्षेत्र की भूमि है, तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, तो 18 दिनों का हमने वेबिनार किया कि वो 18 अध्याय उसके साथ कोरिलेट कर सके हम, एक तरह के भी मैसेज सोसाइटी में जाए। तो ये वेबिनार जो था, ये स्टूडेंट्स के लिए और जो कॉमन पीपल थे उन सभी के लिए आयोजन इसका किया गया। उसके साथ साथ हमने क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग शिक्षकों को बुलाया गया और फेसबुक लाइव के माध्यम से उनका आयोजन किया गया कि वो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो हम तक पहुंचाएं, और साथ में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं या जो जन सामान्य लोग हैं, उन तक वो प्रैक्टिकल की नॉलेज पहुंचे। तो हमने 6 दिनों का वो भी प्रोग्राम किया। इसके अलावा योग कवचम में ये हम कुछ ऐसा अभी कर रहे हैं कि ध्यान की कुछ पद्धतियाँ, कुछ योग के छोटे फार्मूले, कि अभी आप आसन कौन कौन से कर सकते हो, क्या प्राणायाम कर सकते हो, तो इन सभी का एक प्रोटोकॉल, अभी हम वो प्रोटोकॉल तैयार कर रहे हैं और कुछ प्रोटोकॉल हमारे पास हैं भी हैं। तो वो प्रोटोकॉल हम क्या कर रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से और हमारे श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी के जो यूट्यूब का पेज है या जो सोशल नेटवर्किंग हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उनसे हम स्टूडेंट्स तक और जन सामान्य तक पहुंचा रहे हैं। तो जैसे महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग सूत्र ग्रंथ में कहा है, पहले ही अथ योग अनुशासनम, कि किसी भी चीज़ को आरंभ करने से पहले आपको एक अनुशासन की आवश्यकता होती है। तो आज की जो ये महामारी का समय है, इसमें भी हमें अनुशासन चाहिए। जैसे सभी को अनुशासन है कि हम हाथ नहीं मिला रहे हैं, अभी हम नमस्ते करना सीख गए, वो एक अनुशासन हो गया। तो उसी अनुशासन के बाद वो बोलते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा, कि आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है योग से, जब आप अनुशासन में आते हैं। और तीसरा वो मंत्र, उसमें सूत्र बोलते हैं तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, कि आप अपने स्वरूप में स्थापित हो जाते हो। तो जब अपने स्वरूप में आप स्थापित हो गए तो क्या होगा
तो इसका मतलब उन्होंने सिर्फ 3 सूत्रों में ही पूरे योग को डिफाइन कर दिया कि पहले आप अनुशासन का पालन करो, आपके चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा तो आप अपने स्वरूप में स्थापित हो जाओगे। तो आज के समय में हम सभी को उसी अपने चित्त के स्वरूप में स्थापित होना है, स्वयं को पहचानना है कि हमारी शक्तियाँ कितनी हैं, हम क्या कर सकते हैं और हमें किस चीज़ से अपना बचाव करना है। व्यवस्थित है तो अपने आप में इम्यूनिटी पावर भी हमारी बढ़ती है, जीवन के प्रति जो जिज्ञासा है वो भी उभर कर सामने आती है। और हमारा ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इसका एक तरह से पहला जो सत्र है वो हमारा, उसमें अंतिम जो टिप्पणी मैं लेना चाहूँगा वो है श्री रमेश कुमार जी, आप सेक्रेटरी हैं। धन्यवाद करता हूँ मैं DLSA का, मुझे मौका दिया गया यहाँ पर। और मैं इन संक्षेप में कहना चाहूँगा कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा मार्च के फर्स्ट वीक में हमें अलर्ट किया गया कि आप लोग सोसाइटी के अंदर जागरूकता लेके आए, क्योंकि कोरोना ने हर कंट्री के अंदर इसने फैलना है। और जितना भी ज़्यादा हम लोगों को अवेयर करें, सोसाइटी के अंदर मैसेज दें कि अपने आप को हमने कैसे बचाना है, वो कार्य हमने मार्च की फर्स्ट वीक से स्टार्ट किया। हमारी जहाँ जहाँ भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम थे, हमारी स्कूल्स के अंदर जो यूनिट थी, कॉलेज के अंदर जो यूनिट थी, व्हाट्सएप के माध्यम से, ऑनलाइन, जिस तरीके से भी हमने अवेयरनेस का काम मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट किया। और ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान दूसरी NGO के साथ मिलकर हमने ज़रूरतमंद लोगों को फूड पैक, ड्राई राशन वितरण कराया। और ये जो सब कार्य हुआ, जो हमारे वॉलंटियर थे, स्वयंसेवक थे, जिन्होंने बढ़कर दिन रात जो भी समय बताया कि बेटे 10 बजे आना है, 4 बजे आना है, उतने समय पर वो पहुँचे। तो मैं इस मंच के माध्यम से हमारे जितने भी वॉलंटियर थे, स्वयंसेवक थे, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इस घड़ी में, जबकि पेरेंट्स ने भी मना किया था कि बेटे आपने बाहर नहीं जाना है, हर पेरेंट्स डरा हुआ था कि मेरा बच्चा बाहर फील्ड में जाके खाना ना बांटे, गैदरिंग में ना जाए। मैं शुक्रगुजार हूं उनके पेरेंट्स का भी, उन्होंने भी अलर्ट किया, हमने भी बच्चों को अलर्ट किया कि बेटा जो भी आप काम करें बिल्कुल सावधानी के साथ करना है। और एक बार पुनः इस मंच के माध्यम से मैं ऐसे स्वयंसेवकों को आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमने देखा कि शुरू में जब टास्क बहुत बड़ा लग रहा है तो आप लोगों ने उस काम को भली प्रकार से अंजाम दिया, और पूरा जो समाज है आपके इस योगदान के लिए ऋणी आपके प्रति रहेगा। तो अब हम जो दूसरा हमारा जो सत्र है प्रश्नोत्तरी का, उसको हम शुरू करना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ हैं। तो सबसे पहले मैं जो हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो ये मास्क है इसे लगाना जरूरी क्यों है, मास्क कितनी तरह का होता है और मास्क के पहनने में सावधानियां क्या बरतनी? क्वेश्चन है पहले जैसे मैंने बताया, फैलता ये ड्रॉपलेट से है, तो इसका मेन जो सोर्स है ड्रॉपलेट्स हैं। ड्रॉपलेट्स हवा में एरोसोल्स और ज़्यादा 3 घंटे तक वो जिंदा रह सकते हैं, 3 घंटे तक वो असरदार रह सकते हैं, वो एक्टिव रह सकते हैं। इसलिए मास्क का लगाना ज़रूरी है। अब मास्क कौन से का लगाना ज़रूरी है? अब मैं जैसे देखता हूँ कई ये ब्लैक मास्क लगाते हैं, जैसे मैं यहाँ भी 2-3 को देखता हूँ कि ब्लैक मास्क है। एक्चुअली ये फैशन मास्क या नॉर्मल मास्क या इसको ये कहते हैं। जब आप इसको देखेंगे तो इसका जहाँ तक कोरोना से संबंध है उसमें इसका कोई ज़्यादा यूज है नहीं। ये बिल्कुल करीब करीब जो यदि साइंस की नज़रों में देखें तो मेरे उससे लगता है ये सिर्फ एलर्जी का मास्क है। ये तो आपने डॉक्टर साहब बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की, क्योंकि अधिकांश लोग इस तरह के मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। जी दूसरा मास्क आता है आजकल, बड़ा प्रचार है कि कपड़े का मास्क, पर किसी ने ये नहीं बताया कि कौन से कपड़े का मास्क। शायद किसी को ये नहीं पता। अब जैसे मैं यहाँ कपड़े का, बहुत सारे लोग, बहुत सारे उन्होंने कपड़े का मास्क भी लगाया हुआ है। कपड़े का मास्क में आप जब भी कपड़े एक्चुअली होता क्या है, जैसे कोई है ना, हम पढ़ते उस पर बिल्कुल कम है। कपड़े की ना TPI होती है, थ्रेड पर इंच होते हैं। किसी भी कपड़ा जब बनता है तो उसमें थ्रेड पर इंच होता है जो उसकी क्वालिटी को डिटरमिन करता है।
एक तो उसकी फाइबर की क्वालिटी क्या है, दूसरा उसमें थ्रेड पर इंच क्या है। आपको पता है जो एक तो नॉन वूवन होते हैं, एक वूवन वीविंग का होता है कपड़ा, वो होता है फैब्रिक जो वीविंग की जाती है जिसकी, उसमें 2 लेयर होते हैं, एक तो वर्टिकल एक लेयर बनाते हैं, एक हॉरिजेंटल बनाते हैं, एक को वार्प कहते हैं, एक को वेफ्ट कहते हैं। हॉरिजेंटल को वेफ्ट कहते हैं, वो तो इससे बनता है। अब ये 1 इंच में कितने फाइबर है, ये डिपेंड करेगा कि वो रोकेगा कि नहीं रोकेगा वायरस को। यदि वो 80 फाइबर से कम है तो वो 20% से ज़्यादा उसका प्रोटेक्शन नहीं, 20% 80 का है, 80 या 120। आप जो आमतौर पे कपड़े ये लगाते हैं ये सारे 100-120 फाइबर पर इंच के हैं। पर मैं आपको बताऊं कि जब आप बहुत महंगे क्विल्ट, बेडशीट्स, कवर्स और कपड़े लेने जाते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां उस पर TPI लिखा होता है, 1600 तक हो सकते हैं। हमें कौन से कपड़े की जरूरत है जो कम से कम 300 से लेके 600 तक हो। 300 वाला 50% की प्रोटेक्शन कर सकता है, 600 वाला एज N95, जिसको हम N95 मास्क बोलते हैं। ये मास्क ना जो मैंने पहना हुआ है ये मास्क है। तो वो कपड़े का हमारा एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसमें हमें कपड़ा देखना चाहिए। मैं DLSA के माध्यम से मेरा जो ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है मैं ये देना चाहता हूँ कि प्लीज़ 90% प्रोटेक्शन, खास तौर से एरोसोल्स की भीड़ पे, रेलवे स्टेशनों पे, मार्केट में, मॉल्स में, कहीं पे भी जाएंगे, सब्जी खरीदने जाएंगे, वेंडर्स पे जाएंगे, ये मास्क इज गोइंग टू प्ले वेरी वेरी बिग रोल। और इसमें इसकी क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें उसकी सॉफ्टनेस बढ़ती जाती है। तो प्लीज़ उस कपड़े को देख के मैं DLSA को ये उनके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि इसके कपड़े का डिटरमिन कौन करता है इनको। सिट्रा है, साउथ इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, वो एक्चुअली इसकी मापदंड करती है, बहुत पुरानी है, कोयम्बटूर में बनी थी 56 से 7-8 देशों, उससे ही मास्क हैं, PPE किट है, उनसे निर्धारण होना चाहिए। आजकल ना बांटते फिरते हैं, PPE किट दे दिया, अब बहुत सारे बच्चों को पहना देते हो PPE किट, वो इतनी मतलब वो होती है, उसको डिहाइड्रेशन सी हो जाता है। हमारा मौसम भी बहुत खराब है, तो मास्क में ना कपड़े के मास्क का प्लीज ऐसे ये कपड़े बीच में आपको इंटरव्यू मुझे लगता है वो जिज्ञासाएं तभी शांत होगी। तो ये है कि मान लिया जिस संस्था का आपने नाम बताया वहां तक हम ना जा सके, मोटा मोटी आप ये मोटा, हाँ एग्जैक्टली, आप बाजार में जाते हैं, आप उस कपड़े का मार्क से सिर्फ उस पे ये देख लीजिए कि इसका TPI कितना है। थ्रेड वो अंकित होता है। आप कोई भी जब ऑनलाइन भी करते हैं ना तो उस पे होता है, उसमें आप क्वेरी उसमें डालेंगे, मान लिया बॉम्बे डाइंग का है कोई भी कपड़ा, मान लिया रेमंड का है, वो बड़ी कंपनियां सारी लिखती हैं, वो ज्यादा। मान लिया आपका सैनिटाइजर है, इसमें कई बार ना इसके ऊपर आपको देखना चाहिए कि इथाइल अल्कोहल छपा हुआ है 60% या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, या कई बार ना जब नहीं लिखा था इसमें मिथेनॉल होता है, मिथाइल अल्कोहल, वो पॉइजनस है, वो और नुकसान करेगा। इसलिए हमें सैनिटाइजर का भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए इसमें। हम वो देख लें, कई बार सब स्टैंडर्ड काफी पे बैन भी किया है कि सैनिटाइजर की क्वालिटी होती है, हम उसमें देखें, या तो उसके साथ सर्टिफिकेट, हम मान लिया कि DLS से बहुत सारे सैनिटाइजर खरीदती है तो उसके साथ सर्टिफिकेट देते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसमें सैनिटाइजेशन का जो काम करता है वो 70% करेगा। और वो तब करेगा जब आप उसको अच्छे तरीके से लगाएं और वो सूख जाए। एक्चुअली जब ये ड्राई होता है तब काम करता है, आप एकदम गिल्ले से किसी को टच करेंगे उस टाइम नहीं करेगा वो काम, ड्राई हो जाएगा तो फिर उसको ड्राई होने दें और फिर वो इफेक्टिव होता है। सिमिलरली आप किसी भी मेक का जाएं, मान लिया DLS से कोई मास्क बनवाना चाहती है तो उसमें मैं आपको फिर से रोक रहा हूं क्योंकि आपने इतना महत्वपूर्ण विषय कहा। आपने कहा कि अगर हम सैनिटाइजर लगाएं तो उसके बाद वेट करें जब तक के हाथ सूखे ना। हाँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी प्रॉपर कंसंट्रेशन देखें। तो मास्क में उसके बाद जो आम जनता का, हमें मेन है आम जनता का, क्योंकि मैं हेल्थ के लिए तो मेरे ये 2 है, हेल्थ के लिए तो मैं हमेशा सबको कहता हूं कि सर्जिकल मास्क लगाएं। ये ट्रिपल लेयर मास्क होता है, इसमें 3 लेयर होती हैं, और मैं कहता हूं कि जैसे कोर्ट में है,
आपको ये नहीं पता ये सिम्टोमेटिक पेशेंट कौन सा आ गया है। आपके पास क्लाइंट है, बहुत सारी भीड़ है, ये नहीं पता है कि कौन सा ए सिम्टोम, क्योंकि मोर देन 80% ए सिम्टोमेटिक है। तो वो यदि आपके पास आ जाता, आप कैसे पहचानेंगे किसको सिम्टम, और उसके बोलने से और करने से तो वो हो सकता है। लक्षण इसके आपको पता ही है कि 2 दिन से लेकर 14 दिन तक कभी भी आ सकते हैं। हम ना कई बार ये होते हैं कि मान लिया कि MLA साहब हमारे यहाँ पे पॉजिटिव आ गए हैं, उनको कराया हमने प्राइमरी सैंपल, पहले दिन वो नेगेटिव है, लेकिन वो जब दूसरे 7 दिन के बाद कराते तो वो पॉजिटिव आ जाते हैं उनमें से कुछ, और फिर वो इस तरीके से जो एसिम्टोमेटिक केसेस वो फैलाते रहते हैं। डॉक्टर साहब, ये मामला है क्या? बहुत बार तो इसको लोग बड़े हैरान होते हैं कि एक आदमी पहले पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव, फिर ये होता कैसे? हाँ, हमारी जो डिटेक्टिंग टेक्निक्स, हाँ, इसका एक्चुअली इसमें ये है कि इसके जैसे इम्यूनिटी का ना, मेरे सभी साथियों ने ये बताया कि इम्यूनिटी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने जाती है। पहला फैक्टर तो है कि इम्यूनिटी कितने, इम्यूनिटी के बेस पे वो उसको रोकती है कि कितना फैलने देगी वायरस को। वायरस की मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करता है ये कि कितना ज्यादा वो अफेक्ट करेगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई कितना करेगा उसकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करेगा। यदि बहुत किसी की इम्यूनिटी अच्छी है, मान लिए यंग पर्सन्स की, या वो बीमार नहीं है या उसको कोई बीमारी नहीं है, तो नेचुरली आप देखते हैं 80% को तो पता भी नहीं चलेगा, रिकवर हो जाते हैं। उसका पता कब चलता है? जब हम एक टेस्ट करते हैं, एंटीबॉडीज टेस्ट। मान लिया हमने एक फिर सैंपल लिया, अभी ICMR ने एक सैंपल लिया कुरुक्षेत्र से 400 सैंपल, और उसमें ये या मुंबई में लिए, उसमें देखे यार इसमें IgG एंटीबॉडीज है। IgG एंटीबॉडीज वो होती है जो इसकी एंटीबॉडीज बीमारी के बाद बनती है, 14 दिन के बाद। इसका मतलब उसको 14 दिन पहले वो बीमारी हो चुकी है और वो ठीक हो चुका है। तो इसके डिटेक्ट करने के तरीके क्या है? एक तो हम वायरस की डिटेक्शन करते हैं, जो सबसे कंफर्म टेस्ट है, जिसके लिए हम आपको कहते हैं कि किन किन की करानी चाहिए। अब आपके मन में ये क्वेश्चन भी होगा कि कौन कौन टेस्ट कराएं। यदि किसी को भी कोई लक्षण आ जाए, मान लिया कि किसी का गला खराब है, किसी को बुखार बहुत इंपॉर्टेंट है, बुखार बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, 99% में होता है, लेकिन एसिम्टोमेटिक भी बहुत है। आपसे फिर जानना चाहता हूँ कि आपने कहा बुखार इंपॉर्टेंट है, पर इसमें बुखार आता कितना है? आता, हाँ, इसमें एग्जैक्टली मॉडरेट। इसके बुखार की खासियत क्या है कि ये एक तो बढ़ता जाएगा, मॉडरेट से शुरू होता है एक्चुअली। ये मॉडरेट उसको कहते हैं जो 100-101 से शुरू होगा, और फिर ना वो धीरे धीरे आपका लगेगा यार ये तो दवाई लेने से भी कम नहीं होता है, और एस्पिरिन इसमें लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, फिर वो बढ़ता जाता है, ठीक नहीं होता, फिर आपको चिंता होती है, और फिर वो कहीं ना कहीं कफ में बदलने लगता है। फिर जब आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है ना सांस लेने में, फिर लगता है कि कई बार सांस लेने में इतनी दिक्कत होती है और कोई लक्षण नहीं होता, वो आ जाता है जी सांस खींच के आता है। ये बहुत ही खतरनाक लक्षण है। मैं सबको कहता हूं हेल्थ में कि पल्स ऑक्सीमीटर रखें, उससे ना अपनी ऑक्सीजन की सैचुरेशन देखते रहे। कई बार लक्षण ये होता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती जाती है और उसको और कोई लक्षण नहीं होता, और उसको एकदम चक्कर आते हैं और वो कहता है कि चला नहीं जाता, मेरे तो सारा टायर्डनेस है। देखने पे पता चलता है पल्स यदि 92% से वो कम है ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो उसको टेस्ट कराना चाहिए। सभी जो बीमार है उनको कराना चाहिए, जो टीबी के पेशेंट उनको कराना चाहिए, जो कंफर्म पॉजिटिव के केस में आए हैं उनके कांटेक्ट प्राइमरी उनको सैंपल कराना चाहिए। कैंसर के सभी पेशेंटों का ये टेस्ट कराना चाहिए, सभी वेंडर्स को कराना चाहिए, जो भी भीड़ में जो भी ड्राइवर हैं या हेल्थ कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हेल्थ के वर्कर्स हैं, उन सब का टेस्ट होना चाहिए। आपने कहा कि टेस्ट कराना चाहिए, ये तो हो गया व्यक्ति की डिस्क्रिप्शन की बात। जो हमारा जो LNJP हॉस्पिटल है वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे उठा रहा है? कितने टेस्ट वो कर रहा है? टेस्ट का तरीका क्या है? और तैयारियां क्या है? LNJP में इसकी 2 तरीके की तैयारी है। एक तो कोई भी ट्रैवलर आता है कहीं से भी, उसका कंपलसरी टेस्ट किया जाता है। ट्रैवलर चाहे आजकल जो सिर्फ चार्टर्ड फ्लाइट से आते हैं उनकी लिस्ट आती है हमारे पास, ऊपर से लिस्ट आ जाती है, उनका हम कंपलसरी सबका करते हैं। दूसरा पीछे ये अब आया ट्रेन से, हमारी रेलवे स्टेशन पे भी टीमें हैं, यदि कोई भी पैसेंजर आएगा उसको हम डिटेक्ट करते हैं,
कोई भी बाहर से आएगा, कोई भी हॉट स्पॉट से आएगा, हॉट स्पॉट उसको कहते हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस हैं, उसमें जो ये आपके आरोग्य सेतु है ना, उसमें भी हॉटस्पॉट अंकित है कि वहाँ पे लोग उसमें डालते हैं। हालांकि वो इतना ज़्यादा अभी इफेक्टिव नहीं हुआ है। तो वहाँ से सर जितने भी आएंगे ना लोग, उन पे हमारी नज़र रहती है, हमारे पास लिस्ट होती है, उनके सब के हम टेस्ट कराते हैं। उनमें से ये और एक लक्षण वाले केसों की हमारी टीमें जाती हैं। यदि किसी को कोई भी लक्षण है, ILI बोलते हैं इसको, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, या सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इसका कोई भी है उसका कंपलसरी टेस्ट करते हैं। उसके बाद पैसेंजर की, ट्रैवलर की, हॉटस्पॉट की, कोमॉर्बिड कंडीशंस की, और फिर कोई भी पॉजिटिव फिर आता है LNJP में। डॉक्टर साहब एक और चीज आप बताएं, मान लिया एक व्यक्ति है जो छिप आगे कहीं से आ गया, हाँ, उसने टेस्ट नहीं कराया, तो ऐसे मामले में अगर पड़ोस का कोई व्यक्ति इन्फॉर्म आपको करना चाहे तो उसके लिए तो हम एग्जैक्टली इसका ये होता है कि बिल्कुल ऐसा आजकल हुआ क्या है कि क्वारंटीन से लोग डरने लगे हैं, इसके उसमें छिपने लगे हैं लोग कि यार मेरे को तो 14 दिन के लिए ना ये अंदर कर देंगे, और मेरी लोगों में धारणा है कि वहाँ तो बहुत बुरी है, खाना नहीं मिलता, वहाँ ऐसे रखेंगे और उसकी स्थिति बड़ी खराब हो कैसे। इससे बचने के लिए इवन पढ़े लिखे लोग भी अब ये बताने से कतराने लगे हैं। इसके 2 तरीके हैं, उनको तो ट्रैवलर को तो हम ढूंढ ही लेते हैं, तो पड़ोस से जो भी कहीं से भी हमारी टीमें घूमती हैं, बार बार स्क्रीनिंग करती, कहीं से भी हमें पता चल जाता है तो उसको हम पहले तो अपने माध्यम से कन्विंस करते हैं, लेकिन यदि फिर भी वो नहीं आता तो हम पुलिस की सहायता भी इसमें लेते हैं। डॉक्टर साहब कोई हेल्पलाइन नंबर है जिस पे फोन कर हाँ हाँ, इसमें अब ना सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर बन गया है, 1095 DC ऑफिस में ही सारा इसका वहाँ से संचालित होता है। हाँ, उसका 1095, वहाँ पे हमारे काउंसलर बैठे रहते हैं 24 आवर्स, वो जो भी क्वेरीज कोरोना से रिलेटेड है उसमें करते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज और, क्योंकि बातें इतनी हैं जो आपसे हाँ, पूछने को ज्यादा समय सीमित है, एक ये बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि सबको हॉस्पिटल में हम नहीं रखेंगे, होम आइसोलेशन में रखेंगे। तो जो होम आइसोलेशन का कंसेप्ट है ये क्या है, कैसे होम आइसोलेशन में अपने आप को बना के रखें, किन केसेस में वो फिजिबल है, और डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल को कब फिर जाए, इसके बारे में प्लीज बताएं। इसमें ये हुआ कि जैसे जैसे पेशेंट्स की भीड़ बढ़ी, हमारे पास 6,26,378 केस हैं आज की मॉर्निंग तक सारे देश में। हरियाणा में भी 15,000 से ऊपर के केस हैं। जो जो भीड़ बढ़ती है तो उसको लगता है कि हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, हालांकि लॉकडाउन के उससे बहुत हमने और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की। इसको हमने 2 तरीके से डिवाइड किया है। इसको हम 3 कैटेगरी में रादर बांट सकते हैं। एक तो हमारे पास आ जाएंगे सिम्टोमेटिक पेशेंट, जिसको सिम्टम है और वो पॉजिटिव है, उसको मुलाना मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जाता है, जो हमारा सेंटर है। पहले आदेश मेडिकल कॉलेज था, मुलाना मेडिकल कॉलेज है। सिम्टोमेटिक सारे केसेस को मुलाना में इमीडिएटली हमारी एम्बुलेंस आती है, उसको शिफ्ट किया जाता है, प्राइमरी कंटैक्ट को ट्रेस किया जाता है, उसकी एक चेन बनाई जाती है, उनको चेन को फिर हम टेस्ट करते हैं, उसमें से भी जो पॉजिटिव आता है या उनको फिर 7 दिन के बाद दोबारा से टेस्ट करते हैं। अब दूसरे आगे हैं जो सिम्टोमेटिक नहीं है, जिसको कोई लक्षण नहीं है, उसको हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग की जगह हमारी 7 जगह, कुरुक्षेत्र जिले ने 7 जगह पे ये कलेक्शन सेंटर, जो टेस्टिंग के सेंटर है 7 बना दिए। LNJP के अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ लाडवा में, बबैन में, पेवा में, शाहबाद में, मथाना में और झांसा में, यहाँ पे भी हम सैंपल लेते हैं ताकि लोगों को आने में दिक्कत ना हो। उन्हीं के अंदर हमारी टीम में है, हमने ट्रेंड कर दिया है, बहुत सारा स्टाफ इसमें ट्रेंड कर दिया है, जो इसमें सैंपल इसका लेते हैं नेजोफेरेंजियल सैंपल, नाक के निचले हिस्से से जाते हैं। इसमें एक स्वैब होता है, कईयों को लगता है कि बड़ा तकलीफ है, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से सिंपल सा टेस्ट है, डरने को उसमें करके, और उसका 24 घंटे के बाद रिजल्ट आ जाता है। ज़्यादा लंबी चौड़ी इंतजार नहीं करनी पड़ती। टेस्ट होता है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, तो आइडियली तो ना ये 5-6 घंटे में रिजल्ट तैयार हो जाता है, लेकिन क्योंकि किसी भी सेंटर की मैक्सिमम कैपेसिटी 90 सैंपल एक टाइम में करने की है, तो 24 घंटे में जितने भी सैंपल आते हैं उनको टोटल करके वो तब रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वो बार बार ऐसा प्रोसेस में नहीं दे सकते। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने फीवर के बारे में बताया कि पहले हमें अपने फीवर को ऑब्जर्व करना है कि वो कितना राइज हो रहा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसकी क्या लिमिटेशन है कि हम 1 दिन वेट करें या 2
2 दिन वेट करें, क्योंकि फीवर अगर आ रहा है और बीच में स्टॉप हो जाता है, इंस्टॉलमेंट्स में आता है, तो हमें कैसे मतलब पता चलेगा कि टेस्ट कराना है? मैडम थैंक यू। एज ए डॉक्टर मेरी ये सजेशन है कि कोरोना काल में यदि आपको फीवर, गला खराब, खांसी, सांस में लेने में दिक्कत, आपको टायर्डनेस, आपको सारा मसल एक, आपको कहीं हल्का नमनेस किसी भी पार्ट में, फेस पे, हाथ में, पैर में कहीं पे नमनेस हो, कोई ब्लड की कोई दिक्कत, कहीं पे कोई वो प्रॉब्लम क्लॉटिंग फैक्टर में हो जाए, आपको इमीडिएटली इंतज़ार नहीं करना चाहिए और इमीडिएटली किसी भी उसको, क्योंकि यदि बाद में भी आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो आपका कोरोना टेस्ट है उसकी रिपोर्ट मांगेंगे, अदरवाइज ज़्यादातर लोग नहीं देखते हैं। तो हमें इसकी ज़्यादा इंतज़ार आजकल नहीं करनी चाहिए कि हम इसको, अब हमारा 2-3 दिन का समय वाला वो समय चला गया है और अब हमें उसका टेस्ट करा लेना चाहिए। हमारे पास 5-6 जगह है, डरने की कोई बात नहीं, हमें इमीडिएटली वो टेस्ट ब्रीफ में हम आपसे जानना चाहेंगे कि मान लिया हमारे घर के पास में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्या उस हॉस्पिटल को डिनाई करने का अख्तियार है? इसमें किसी को डिनाई करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। उसका ये है कि यदि वो वहाँ पे सैंपल खुद नहीं करता है तो उसको हमें इमीडिएटली हमें फ़ोन करे, हमारे जो डीएसओ है, डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर, या हमारे सिविल सर्जन को वो फ़ोन कर सकता है। हमारी एम्बुलेंस उसी टाइम जाके कोई भी कोरोना के पेशेंट को मना नहीं कर सकता, वो सस्पेक्टेड को यदि कोई टेस्ट कराना चाहता है। और प्राइवेट में इसका टेस्ट महंगा है, वो 4500 रुपये लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में इसका मुफ्त का है। और अब प्राइवेट पे भी गवर्नमेंट ने नया कानून कर दिया, 2400 रुपये टेस्ट का उन्होंने कर दिया है। तो ये सभी हॉस्पिटल्स कर रहे हैं? ये प्राइवेट में टेस्ट मैडम कोई यहाँ पे हमारे कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ 1-2 सैंपल कई बार ये जो राधा कृष्ण ये करता है, या मीरी पीरी जो मेडिकल कॉलेज है, मीरी पीरी जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट में सिर्फ वो सैंपलिंग कर रहा है। तो प्राइवेट का इसमें मेरे को कहते हुए दुख तो होता है, लेकिन प्राइवेट में इसका हमें जो एक्सपेक्टेड था सहयोग वो इतना हमें नहीं मिला है। डॉक्टर साहब फिर आगे हम चलेंगे एक्सपर्ट के साथ, एक थोड़ी सी हमारी तरफ से गुजारिश है, वो इस तरह संभव हो, जो आपने बातें बताई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, पर उनकी तरफ पब्लिक में उस तरह से ध्यान नहीं। तो हमारी ये गुजारिश है कि सिविल हॉस्पिटल प्रोएक्टिवली इस चीज में पार्टिसिपेट करे, लोगों को चाहे इश्तिहार की मदद से, चाहे अखबार में दूसरे तरीके से, चाहे हमारे रेडियो का ही सहारा लें, चाहे टीवी केबल का सहारा लें। पर मुझे लगता है ऐसा बहुत कुछ है जिसमें बहुत सारी कुछ है बताई जाने की जरूरत है, और लोगों को इस अवेयरनेस के अभाव में इस बीमारी को उठाना पड़ सकता है। तो ये गुजारिश आपसे रहेगी प्लीज। जी, इस दिशा में मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल ठीक है, हमने कोशिश की है कि सभी डिपार्टमेंटों को, ज़्यादातर डिपार्टमेंट को, हमारे ना 2-3 डिपार्टमेंट, मैं ना इस बारे में प्रेस को भी चाहता था कि एड्रेस करूं कि ताकि प्रेस में ये मैसेज ज़्यादा, जैसे आज डीएलएसए का हमारे को मंच मिला है, तो इसमें हमने हेल्थ की, मैं एक फैसिलिटी पे जाके ग्राउंड वर्कर तक उनको तो ट्रेंड किया है और उनको कहा है और उनका मटेरियल देते हैं। लेकिन सर शायद आपकी बात ठीक है, अभी आम जनता में मेरे को लगता है अवेयरनेस, खास तौर से मास्क से रिलेटेड, सैनिटाइजर से रिलेटेड शायद अवेयरनेस का अभाव है। हमें तो आप ये देखिए कि हम लोग भी जो बैठे हैं, हम भी, हमारे भी सारे डिफरेंट हैं, हमारा भी कोई एक वो नहीं है, मान लिया कपड़े का लगाना कि भाई इतना सबका यही लगना चाहिए। हाँ, तो बस क्योंकि इसमें वो है ना, एवरीथिंग विल बी N95। ये जो N95 है, पहले तो मैं सर्जिकल मास्क ना 3 लेयर्ड होता है। ये एक्चुअली आप देखते हैं ये ट्रिपल लेयर है जिसको सर्जिकल मास्क भी बोलते हैं। इसकी एक आउटर लेयर है जिसपे कलर होता है नीला और व्हाइट या ग्रीन, देखते हैं आप। ये बेसिकली हाइड्रोफोबिक लेयर होती है। इस पे आप पानी डालेंगे ना, मैं इसकी एक बूंद डालूंगा इस पे, तो ये नीचे नहीं जाएगी। इस पे यदि मैं पानी डाल देता हूं तो ये नीचे से गिल्ला नहीं होगा, पानी को ये दूर कर देगी। बीच वाली लेयर है जो आप कहते हैं ना कॉटन का, हम सिल्क का क्यों कहते हैं, सैटिन होता है एक कपड़ा, सैटिन, नायलॉन, वो पॉलिएस्टर, ये बीच की लेयर है जो असली है। जो इसका फर्क होता है, ये इसको मेल्ट फ्लो लेयर बोलते हैं। ये मेल्ट होती है, इसमें ना फ्लेम नहीं उठती,
ये रोकती है वो। और ये नॉन वूवन है, नॉन वूवन, इसमें फाइबर नहीं है, ये एक ही लेयर है, ये उसको चिपका लेती है। एडजॉर्ब शब्द होता है, जैसे हम स्प्रे कराते हैं ना घर में, मलेरिया का स्प्रे कराते हैं, वो दीवार के अंदर नहीं जाता है, वो स्प्रे की लेयर बाहर चिपक जाती है, तो वो आके बीच वाली लेयर पे चिपक जाते हैं वायरस, वो अंदर तक जा ही नहीं सकते। और जो ये अंदर की लेयर है, ये आप बोलते हैं आपका सलाइवा है, कुछ है, ये उसको हाइग्रोस्कोपिक लेयर होती है, इस तरीके से प्रोटेक्ट करती है ये 80% तक सारा रोक लेती है। दूसरा इसकी फिटनेस पे और बांधने पे। अब जैसे मैडम ने पूछा है कि N95 में क्या फर्क है। N95 एक तो इसको भी ना, यदि आप दूसरी मान लिया मैडम का भीड़ और ये N95 लगाना चाहते हैं, लेकिन पॉजिटिव केसेस से मान लिया नहीं, तो इसको 5 बार तक यूज किया जा सकता है। 4 दिन के बाद आप करें, पहले दिन डैमेज नहीं हुआ है, किसी पॉजिटिव में नहीं आए हैं, आप इसको यूज कीजिए, एक पेपर बैग में रख दीजिए और 5वें दिन इसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको अप टू 5 टाइम्स यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी ने पॉजिटिव वार्ड में ड्यूटी की है, कोई पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में है, वो सिर्फ इसको 1 दिन ही यूज कर सकता है। ये सिर्फ एक बार है। फिर इसके डिस्पोजल का आता है कि इसको फेंके कहां, ये भी बड़ी समस्या है बायोमेडिकल वेस्ट का। इनको फेंकना कहीं नहीं है, पेपर बैग में रख दीजिए, 3 दिन के बाद वायरस इसमें से खत्म हो जाता है, उसके बाद ये म्यूनिसिपल वेस्ट में इसको आप रख सकते हैं, कॉर्नर में किसी एक उसमें डाल के रख दीजिए। इसकी 4 लेयर होती है एक्चुअली। जो N95 है, इसकी जो बीच की लेयर है, आप देखेंगे कि ये जो देखिए, ये जो मैं जो बताया था ना आपको, मेल्ट फ्लो जो एडजॉर्ब करते, जो रोकती है वायरस को, ये देखिए 2 लेयर है, कितनी मोटी मोटी है ये है 2 लेयर है, ये मोटी मोटी लेयर है। और इसके बांधने का भी तरीका ये होता है, क्रॉस करते हैं इसको। मान लिया मेरा ये है, ये अब ये ना, इसको मैं हटा देता हूं। इसका एक ऊपर का है ये, जहां पे एक स्टील का या प्लास्टिक का वो होता है, इसको आप ऊपर करेंगे, ये करेंगे। जो ऊपर वाला है, ये जो ऊपर का इसका है, इसको हम ये नीचे गर्दन की तरफ ले जाएंगे और इसको हम यहां करेंगे, ताकि ये क्रॉस होके और पैक हो जाए। ये यहां से इसको हम ये कर देंगे, ये पैक हो गया। ये यहाँ पे क्रॉस दिख रहा होगा ना आपको जी। दूसरा एक और है जो आप, मैं अभी देख रहा था, अभी भी जैसे सर भी अभी कर रहे थे, ये यहां से प्लीज ना टच करें, इसको ऊपर नीचे करना है ना, यहां से करें, इसको ये करना है यहां से। इसको प्लीज ऊपर नाक के ऊपर वाले हिस्से से ऊपर नीचे किसी भी मास्क को, चाहे कपड़े का या किसी का, वो ना करें। और कपड़े वाले को ना आमतौर पे इसका प्रचार ये, लेकिन हर रोज धोने की, आप लोग तो जो समझदार है धो सकते हैं, लेकिन बाहर आम जनता नहीं इसको बार बार धोती है। उसका वॉशिंग बहुत जरूरी है 24 आवर के बाद, और वो भी कपड़े की क्वालिटी मैंने बताई दी। तो N95 जो पॉजिटिव होते हैं उनमें 1 दिन, और मान लिया जो ऐसी भीड़ पे या जैसे मान लिया मैडम 5 बार तक, वो 1 बार। और ये 95 इसलिए कहते हैं कि 95% तक प्रोटेक्शन करता है, और N इसलिए कहते हैं कि नॉन रेजिस्टेंट टू लिक्विड फ्यूम्स। सिर्फ लिक्विड वो ऑयली फ्यूम्स को नहीं रोक सकता, ये वो पी होता है, बाकी सब वायरस वगैरह को सबको ही रोक है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल जानकारी दी। आगे बढ़ने से पहले क्विक क्वेश्चन है कि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, तो और भी चीजें जैसे नॉर्मल फ्लू हो गया, और भी जिसमें ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं, तो इसमें ऐसा क्या है जो इसे बाकी वायरस से अलग करता है? हाँ, एक्चुअली जो इसके कई सिम्टम्स हैं, जो नॉर्मल फ्लू है और इसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और जो ये फीवर का कंसेप्ट है ना, फीवर का, तो एक तो वो फीवर डाउन नहीं होता, और जो बॉडी एक है ना, उसमें इसमें वो उतरता ही नहीं है, और आपको ये लगता है कि मेरे से कुछ काम हो नहीं। मान लिया कि आपका नॉर्मल फ्लू है ना, आप काम करते रहते हैं, फिर भी
आपको ये नहीं लगता कि, लेकिन इसमें ये लगता है नहीं यार मेरे से तो कुछ होता नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा है जैसे आपका शरीर जवाब दे गया है। टायर्डनेस इतनी ज़्यादा होती है, और मसल एक और बॉडी एक, या वो ऑक्सीजन सैचुरेशन, और ख़ास तौर से इसका जो लंग का अफेक्ट करने का है ना, तो वो आम आदमी को कैसे पता चलेगा? वो गला खराब है, फीवर है, कफ है, अब लेटेस्ट इम्यूनिटी है नहीं इसकी। एक और मैं बात प्लीज बताना चाहता जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक क्वेश्चन शायद आया नहीं है, क्या ये किसी को ठीक होने के बाद दोबारा भी हो सकता है? एक क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि ये तो दूसरे में मैडम आदमी नॉर्मली काम करता रहता है फ्लू में, लेकिन इसमें वो बिल्कुल बेबस हो जाता है, ऐसे उसको लगेगा टायर्डनेस, यदि वो सिम्टोमेटिक है। यदि उसमें वायरल लोड ज्यादा है, कई बार वो पॉजिटिव होता है लेकिन वायरल लोड कम होता है, उसमें सिम्टम आते ही नहीं है। होता क्या है, वो धीरे 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 जाता है, नॉर्मल पेशेंट लगता है और एकदम कहता है यार वो बस डाउन, और तेजी से डाउन, और तेजी से डाउन। ट्रीटमेंट वाला पार्ट मैंने अभी टच नहीं किया, मेरा फिर लंबा टॉपिक हो जाता। हाँ, वो स्ट्रोक एग्जैक्टली, लेकिन वो स्ट्रोक होता है। वो ये है कि जो टेस्ट का, जो स्मेल का जो सिम्टम है, हाँ, क्या ये मैंडेटरी आता है? 33% में। ओके, 33% केसेस में मैंने इसलिए बताया कि 80% में तो कोई सिम्टम ही नहीं आते हैं। मजे की बात, ये डेंजरस क्यों है कि 80% ये सिम्टोमेटिक है, और जब कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं ना, और जब आप एक जवान आदमी है उसको हो गया कुछ नहीं, लेकिन उनके घर में जो बुजुर्ग है, जिसको डायबिटीज है, जिसको हार्ट प्रॉब्लम है, उसको हो गया, उसको लगे, हम खतरे में किसको डालते हैं? वो हो गया तो वो संभाल नहीं पाएगा, वो उनकी कॉम्प्लिकेशन तेजी से बिगड़ती है। ये भी है कि अगर कोई आदमी घर से बाहर जाता है तो बुजुर्गों से, बच्चों से अपने आप को मेंटेन, एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 साल से छोटे बच्चे को मास्क नहीं पहनाना है, या किसी को सांस लेने की दिक्कत है उसको भी मास्क नहीं पहनाना है। तो कहीं ऐसा हो कि हम 2 साल के बच्चे तक कहीं उसको ही पहना के और वो कर दें, वो बेचारे को वो सांस ही रुकते। तो जैसे कोई बाहर से आ रहा है, चाहे वो कंटेनमेंट जोन से है या कहीं पे अपने काम से बाहर आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों का ये रूटीन रहता है कि आके सबसे पहले हैंड वॉश करना है, हाँ, एंड देन स्ट्रेट अवे एक बात करना है। हाँ, तो क्या वो नहाने के बाद हम 100% केयर फ्री हो सकते हैं कि इंसान जो नहाकर आ रहा है उसके बाद वो बिल्कुल अब फ्री है? ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है हैंड वॉशिंग, खासतौर से कंटेक्ट का। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो नेजल रूट है ना, अभी ये मैं आयुर्वेद वाले, आयुष वाले बताएंगे कि जो अभी लेटेस्ट सर्वे हुआ है, जो जल नेति कोई प्रक्रिया होती है सर आपके उसमें, तो उसमें जो भी नेद, क्योंकि इसका मैक्सिमम इन्फेक्शन नाक के पिछले हिस्से में होता है, यदि वो करता ना, वो करें, उससे फायदा है, वो काफी होगा। बाहर आए, ये तो कंपलसरी है, ये तो बहुत ही अच्छी आदत है ये, यदि करें हर बारी। और ये सैनिटाइजर भी हैंड वॉशिंग का रिप्लेसमेंट नहीं है, लिपिड लेयर होती है, हैंड वॉशिंग अलग चीज है। लेकिन फिर भी यदि कभी करना हो, घर में जरूरत नहीं है, बाहर निकले तो वो एक थोड़ा सा डिस्टेंस करके करें, और बाकी बाहर निकले तो मास्क लगाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और अब हम जो हमारे रेगुलर एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली मेरा बहुत कुछ रह गया, चलो। हमारी भी अभी वो जिज्ञासा है, बहुत सारी है। खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ, तो मैं ना, मेरे को तो इजाजत तो बस मैं, लेकिन वो मैं इस टॉपिक आपका है ना, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। क्या हवाएं थी कि बिछड़ा प्यार का वो आशियाना, कुछ ना आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना, नाश की इन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका। महामारी, आप हिंदी की सर, आप अच्छी हिंदी बोलते हैं, आप मेरे को लगता है समझ सकेंगे। नाश की इन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका, लेकिन ए निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना, जो बसे हैं वो उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कम मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कम मना है, दिया जलाना कम मना है। थैंक यू। सब बिल्कुल। अब हमारे पास अगले एक्सपर्ट के रूप में प्रोफेसर SN गुजरवाल जी आयुष कॉलेज से हैं। तो वो कैसे तैयार होता है, उसके बारे में मार्गदर्शन करें, उसका तैयार कैसे करें, सेवन कैसे करें, इसके बारे में। ये आयुष काढ़े के संदर्भ में, ये हमारे जो घर में मसाला जो होता है ना,
उसमें से ही बनाने का एक चीज़ है जो हम चाय बनाते, मसाला खाने में यूज़ करते। तो आयुष मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस दी है कि सेल्फ किस प्रकार से प्रिकॉशंस ले ताकि इम्यूनिटी बढ़े। इस वजह से ही भारत में ये हम मसाले खाते हैं ना, इस वजह से हमारे भारत के लोगों को इसका असर कम हुआ है। ये मसाले का कार्य क्या होता है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है सब ये शुद्धिकरण करता है, क्लीन कर देता है, बलगम बढ़ाता नहीं है, खांसी बढ़ाता नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारा, और पचन करता है, जो भी टॉक्सिन्स है उसको डिजोल्व कर देता है मार, और डाइजेशन करता है प्रॉपर। तो इसमें आयुष काढ़ा जो बताया आयुष मिनिस्ट्री ने, उसमें तुलसी के पत्ते लेना है, उसके बाद काली मिरी, दालचीनी, ये सूंठ हो जाए जो अदरक होता है, सूखी अदरक सूखा, और उसके बाद मनुके। ये इसका गर्म पानी बनाना है, गर्म पानी के अंदर डाल के रख देना है। 2 प्रकार के इसकी प्रोसीजर है। एक्चुअली मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन निकाला है कि उसको काढ़ा बोल के नाम दिया है, लेकिन वो फांट है उसमें। हाँ, तो फांटे वर्ड किसी को पता नहीं, इसलिए आयुर्वेद में 5 प्रकार पंचविध कषाय कल्पना है, 5 प्रकार के दवाई बनाने की प्रोसीजर है। स्वरस जो भी पत्ते होते हैं उसके स्वरस जूस निकालना, स्वरस कल्क जो चटनी बनाते हैं उसको कल्क बोलते हैं। क्वाथ यानी काढ़ा जो उबाल के चाय बनाते हैं उस क्वाथ बोलते हैं। उसके बाद फांट जो पानी, गर्म पानी बनाना है, उसके अंदर दवाई डाल के रखना है थोड़ा देर, 1-2 घंटे। उसके बाद हीम बोल के होते हैं, जो भी ठंडे पानी में डाल के रात भर भिगो के रखना है और सवेरे पानी पीना। ये 5 प्रकार के इस पंचविध कषाय कल्प, उसमें का एक काढ़ा है, इसको क्वाथ बोलते। तो ये काढ़ा जो है, काढ़ा जो बनाने की प्रोसीजर है, 1/4 जो भी पानी लेना है, एक आदमी को अगर लेना है तो एक 250 ml आप पानी ले सकते हो। उसके अंदर ये आप 10 तुलसी के पत्ते ले लो, एक 10 मिरी ले लो, काली मिरी है, दालचीनी एक 100 मिली का। एक्चुअली शास्त्र में उन्होंने थोड़ा ज़्यादा बता दिया, उससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रहा है, इसलिए मैंने कम करके बता रहा हूँ। उष्णता बढ़ रही है शरीर में से, तो दालचीनी ले ले थोड़ा, और फिर उसके बाद 4-5 मनुके, तो ये पानी में डाल के भिगो के रखो, उबाल के 1/4 होने के बाद फिर वो आप, हाँ, उसको काढ़ा का यही सिस्टम है जो भी। हाँ, सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें गुड़ डालना है, इसके अंदर गुड़ डाल के ले लो, तो थोड़ा सा काढ़ा का जो भी है कंटेंट, ये सब आयुष की वेबसाइट पे सब आयुष मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, उसके ऊपर ये पूरा है। इसका प्रचार भी पेपर में, न्यूज़पेपर में सब तरफ आया है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, और आप देख सकते हो, किसी को चाहिए तो आयुष मिनिस्ट्री की वेबसाइट है भारत सरकार की, उस पर आप 2 बार 3 बार पी सकते हो दिन में, खाली पेट। सवेरे अर्ली मॉर्निंग ले सकते हो, दोपहर में ले सकते हो, और शाम में भी ले सकते हो, रात में सोते समय ले सकते हो। आयुर्वेद में आहार के ऊपर एक ऋतु के अनुसार आहार के ऊपर बड़ा जोर दिया जाता है। एग्जैक्टली। आजकल जिस तरह का मौसम, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, हाँ, तो आप आयुर्वेद के हिसाब से क्या हिदायत सबको देना? अभी वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, यानी हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। जो ड्राइनेस बढ़ता है शरीर में, उसके बाद पेन बढ़ता है वो वात की वजह से, कफ की वजह से चिकनापन है शरीर में बढ़ता है और कफ की वजह से, और जो गर्मी बढ़ती है शरीर में वो पित्त की वजह से। ये 3 शरीर का, और हर एक का शरीर अलग अलग होता है, प्रकृति अलग होती है, हर एक घर में है लेकिन सभी का प्रकृति अलग होती है, एक जैसा शरीर नहीं। तो कुछ बातें हम घर में एक को सूट होते हैं, दूसरे को सूट नहीं होते, वो उसका कारण है कि प्रकृति, जीनोम अलग होता है। तो इसके लिए अभी वर्षा ऋतु की एक रुचिर आहार है, हम खास करके चिकनापन खाना चाहिए, अभ्यंग तेल युक्त खाद्य लेना चाहिए, ड्राई कुछ नहीं लेना। हाँ, ये इम्पोर्टेंट। तो हाँ, बात बढ़ता है, पेन बढ़ते है, इसलिए आयुर्वेद में बस्ती चिकित्सा बताइए, बस्ती कर्म करना चाहिए। एनिमा एक ऑयल की एनिमा होता है, वो चिकित्सा शरीर में इस आपने वैसे कहा कि सूखा ना लें, ऑयली लें, तो अगर आप कुछ खाद्य पदार्थों का, व्यंजनों का नाम दे सके जो हमारे इस इलाके में खाए जाते हैं, तो आसानी हो जाएगी लोगों को समझने में। अच्छा, क्या खाएं और किससे परहेज करें? दही के बारे में क्या कहना है? दही इस सीजन में नहीं खाना चाहिए। हाँ, वर्षा ऋतु में दही मना कर दिया है। हाँ, दही नहीं लेना चाहिए, आप छाछ भी नहीं लेना चाहिए, आप घी ले सकते हो। हाँ,
घी का इंग्रेडिएंट्स अलग है, घी आप खा सकते हो, छाछ नहीं ले सकते हो, या नवनीत यानी मलाई ले सकते हो इसमें। और उसके बाद खाने में भी अगर फलाहार ले सकते हो। जी हाँ। ये जो गर्म पानी का जो कंसेप्ट है ये किस तरह से फायदा करता है कोविड की बीमारी? हाँ, कोविड में क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये कफ और वात की वजह से कोविड के जो सिम्टम्स है, ये हमारे ज्वर बताया, ज्वर यानी फीवर, तो उसमें कफ और वात का दृष्टि होती है, विशेषण होता है इसमें। इस वजह से खांसी, वहाँ पे गले में खराश होना, वहाँ पे कफ बढ़ना, बलगम बढ़ना और बुखार, ये आम निर्माण होना, तो इंडाइजेशन होना, सभी बीमारी का कारण क्या है, इंडाइजेशन। रोगा सर्वेपि मंदग्नो, तो मॉडर्न में भी बताया कि गट इज इम्पोर्टेंट सब डिसीज के लिए। वहाँ पे अगर आपके मॉलिक्यूलर या ये सेल्स जो है ना, उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो प्रॉपर अच्छे से प्रकार के सेल नहीं बनते, वरना डिसीज। तो इसलिए गर्म पानी ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ का हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्लीनिंग होने के लिए अच्छा होता है, और डाइजेस्ट होने के लिए जो भी खाना खाते हैं हम। अच्छा मैम, इसमें अभी पीछे क्या हुआ मैम? सनलाइट भी इसमें कुछ अपना रोल प्ले करती है कि अगर इंसान पूरे दिन में कुछ टाइम के लिए धूप में बैठे, अगर उससे भी कुछ फायदा तो इम्यूनिटी के लिए अच्छा रहेगा। अगर हाँ, इम्यूनिटी के लिए हमारे यहाँ तो क्योंकि जिस तरह से गर्मी खूब पड़ती है, हाँ, वो इश्यू मुझे लगता है हमारे यहाँ कम आता होगा। हाँ, लेकिन जो देखो, नहीं सर, जी सर, ये सनलाइट का मैडम ये बड़ा इसका इम्पोर्टेंस तो बेसिकली विटामिन डी से जुड़ा हुआ है। आप यदि खास तौर से, मैं भी कराऊंगा ना विटामिन डी, मैंने कराया तो मेरा लेवल से इतना कम मिलता है। अब वो हम वर्किंग क्लास में वो कंसेप्ट नहीं है जो हार्ड वर्क वाला बार धूप का, हम सब विटामिन डी का, इसलिए मैडम का ये हाँ, इसलिए मैडम का ये क्वेश्चन बहुत ही रेलिवेंट है कि ये जो दो का मैं बीच में सर के साथ बात मिलाऊंगा कि जो ये गर्म पानी है ना, एक्चुअली जो ग्रोथ है ना इसका, ये तो आयुष के एंगल से तो सर की बात ठीक है, जहां तक मॉडर्न के एंगल से है, एक्चुअली जो कोल्ड कंडीशंस है ना, उससे वायरस की ग्रोथ ज्यादा होती है, जो टेम्परेचर उसको मिलता है। और जो हॉट या गुनगुना पानी या गर्म पानी है, वो उससे उसकी ग्रोथ में कमी आती है। आप लगातार पानी गर्म घूट कर करके पिएंगे और वो जाके फिर नीचे जाता है जैसे स्टमक में, तो एसिडिक मीडियम से उसको वैसे ही वो खत्म होता है। लेकिन वो कोल्ड जैसे ही लेंगे आप, ये आपका एक्सपीरियंस नॉर्मल फ्लू में भी है यार, वो आप आके कहेंगे ठंडा पी लिया था इसलिए गला खराब हो गया आज, आखिर ठंडा पीने से क्यों हुआ? इसका मतलब ये उस एनवायरनमेंट में वो। और विटामिन डी की तो मैं तो कहता हूं कि महीने में एक बार सबको ना विटामिन डी की टेबलेट वगैरह ले लेनी चाहिए, और धूप में बैठे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि जब अल्ट्रावायलेट रे ज्यादा हो, नॉर्मल टाइम में थोड़ा बहुत धूप का प्लीज। आप प्लीज ये बताएं कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने पहले कहा था, नेति क्रिया के बारे में बताया था, हाँ, डालना निकालना, हाँ, उसके बारे में बताएं। तो अभी नेति ये निसर्गोपचार योगा की इसमें आता है। मैं इसके मुझे आयुर्वेद में जो है नस्य कर्म है, नाक में तेल डालना, दवाई डालना, ये एक हमारे पंचकर्म चिकित्सा है, जिससे कि नासा ही शीर्षो द्वार, ये ब्रेन का ये द्वार है यानी ओपनिंग है, तो यहाँ से तेल डालना, तो क्या कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी, एक आयुर्वेद का हमें अभी हम करता कैसे है? जी सर, हम ये अभी आयुर्वेद की एक मेडिकेटेड है अनुतेल बनाया हुआ, उससे, या अगर घर में जो हमारा सरसों का तेल है, तिल तेल सबसे अच्छा बताया है, वो भी यूज कर सकते हैं, या शुद्ध गाय का घी या शुद्ध घी कौन सा भी आप वो डाल सकते हैं। 2 या 3 बूंद आप नाक में डाल सकते हैं, ताकि जो भी वायरसेस है या जो बाहर से जो भी है वो इजीली अंदर ना जा सके, वो प्रोटेक्ट कर सके और वहाँ का ल्यूब्रिकेशन अच्छा कर सके। ये उसके पीछे का एक इसी प्रकार से हमारे यहाँ आयुर्वेद में अभी हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल बन रहा है अभी हाँ, ये यहाँ का जो श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी है, सर ने ट्रेनिंग दी सभी हमारे स्टाफ को, मुझे भी हाँ,
सर ने ट्रेनिंग दिया है। तो हमारे पास अभी ये नेक्स्ट वीक से पूरा रेडी है, नेक्स्ट वीक से पूरी तैयारी है उसकी। हाँ हो गया। और नारनौल में अभी 1-1.5 महीने से वहाँ पे कोविड के पेशेंट एडमिट है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, यहाँ पे भी हमारे हो रहे हैं। और भारत में बहुत सारे, दिल्ली में आयुर्वेदिक चिकित्सा की पद्धति से चल रहा है, रिसर्च भी हो रहा है। यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से आयुष के कुछ मेडिसिन से भी हम रिसर्च कर रहे हैं, सब तरफ अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग तरह से। धन्यवाद सर। और अब हमारे जो अन्य पैनलिस्ट हैं श्री योगेश्वर जी हैं, तो योगेंद्र जी हम नाम बढ़िया डिस्कशन है। श्री योगेंद्र जी आयुष कॉलेज से हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हैं। तो आप प्लीज ये बताएं कि इस कोविड के समय में योगा किस तरह से हमारी हेल्प कर सकता है, और कुछ ऐसे आसनों के बारे में बताएं कि जिनको हम आराम से कर सकते हैं और दिन में कई दफे अगर कर सकते हो, तो ताकि हमें वो समय समय पर जो ये नकारात्मकता हमारे शरीर पे, हमारे मन पे हावी होती है, उसको दूर करने में मदद मिल सके। हाँ जी, ये जो आसन हमें आज के समय में करने चाहिए, जो आज के ये स्थिति है, तो उसमें सबसे पहले हमें बोला जाता है सूक्ष्म व्यायाम, कि हम अपनी बॉडी को एक तरह से पहले टोन अप, मतलब वार्म अप करें, कि हमारे जितने ज्वाइंट्स हैं बॉडी के वो सर्कुलेट हो जाएं, मतलब उनके अंदर मूवमेंट हो जाए। तो उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम की एक पद्धति आती है। तो उसका एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, आचार्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जो इंदिरा गांधी के योगा टीचर थे, उन्होंने एक पूरा इसके ऊपर बुक लिखा हुआ है। उसमें आपके जैसे कि ग्रीवा चालन कैसे करना है, स्कंद चालन कैसे करना है आपको, तो सभी क्रियाएं उसमें हैं। तो आप उनमें कुछ क्रियाओं को ले सकते हैं। उसके बाद जब हम देखते हैं आसन का अभ्यास, दोनों क्रियाओं का बताया, तो बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं, अगर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो हाँ, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी बता देता हूँ कैसे है उसकी, लेकिन हाँ मैं आपको बताऊंगा, इस बात के बाद बताता हूँ एक बार। और उसके साथ साथ जब हम आसनों के अभ्यास पे आते हैं, तो आसनों के अभ्यास में क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव, आपकी जो मसल्स है, मसल्स के अंदर जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी स्ट्रेचिंग पावर है जितनी मसल्स की, वो इम्प्रूव हो। जो हम करते हैं फॉरवर्ड बैंड के आसन करते हैं, और उसमें कुछ बैक बैंडिंग के आसन करते हैं, तो आपकी जो स्पाइन है, उस स्पाइन की मूवमेंट होती है। तो जितनी भी स्पाइन की मूवमेंट आपकी रहेगी, तो आपके ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सही रूप से, सुचारू रूप से चलेगा। और इसी में कुछ प्राणायाम भी हमारे आ जाते हैं। तो जब हम अपनी बॉडी को देखते हैं योग के हिसाब से, तो उसमें आता है पंच शरीर की एक कल्पना, हमें एक फिलोसफी मिलती है। उसमें बोलते हैं अन्नमय शरीर, उसके बाद प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर और आनंदमय शरीर। तो 5 तरह की बॉडी जो आपके अंदर है। तो पहला जो अन्नमय शरीर है, तो आसन से आप उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हो। तो जब आते हैं प्राणमय शरीर के ऊपर, तो कुछ प्राणायामों से आप अपने प्राणमय शरीर को ठीक करते हो। और फिर जो मनोमय शरीर का आता है, तो उसमें ध्यान की पद्धतियां आ जाती हैं, कि आप कुछ ध्यान की पद्धतियां करते हैं, और उन ध्यान से आप अपने योगेंद्र जी, क्या ये बात सच है कि सिर्फ जो शारीरिक क्रिया है, योग उतना ही नहीं है, जब तक आप ध्यान तक ना पहुंचे वो अधूरा रहेगा? हाँ, बिल्कुल सही कहा विकास जी आपने। जैसे कि हम देखते हैं कि योग केवल आसन और प्राणायाम नहीं है। जब अष्टांग योग के वर्णन महर्षि पतंजलि जी ने किया, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, और धारणा के बाद ध्यान, और फिर समाधि। तो इस तरह से ध्यान के बाद हम समाधि पे गए। उससे पहले 6 आयाम आए ध्यान से पहले। तो ध्यान क्या है? वो जो आप आसन कर रहे हैं, जो प्राणायाम कर रहे हैं, उनका आपके शरीर के ऊपर कितना सकारात्मक प्रभाव है, आपने उसका मनन करना है। जैसे दिव्या जी ने अपने उसमें बोला था कि हमें आज के समय में एक हिम्मत चाहिए इस स्थिति से बाहर आने के लिए। डॉक्टर सर ने कहा कि हमें जागरूकता की जरूरत है, कि हम जितने जागरूक रहें। और डॉक्टर सर ने बोला कि उसमें किस तरह से हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। जनपदोध्वंस में जो अहिंसा के बारे में एक वर्णन आता है। तो ये सभी जो चीजें हैं, वो आप ध्यान की पद्धति से ही उसको मनन कर सकते हो। जब तक आपने उसको देखा कि भाई मुझे हिम्मत रखनी है, आपने सिर्फ सोचा, लेकिन उसको किस तरह से अपने शरीर में उतारना है, आपने जागरूक रहना है, किस तरह से जागरूक रहना है, वो ध्यान की पद्धति से ही संभव हो पाएगा। आपने अहिंसा करनी है, तो अहिंसा ध्यान की पद्धति से ही संभव हो पाएगा। तो सर, एक और चीज हमने देखी, व्यक्तिगत अनुभव सबके हैं, वो ये है कि कई बार किसी एक समस्या को लेकर हम बहुत परेशान होते हैं, सबसे हम सलाह करते हैं, फिर भी हमारे चित्त को शांति पड़ती नहीं। और फिर क्या होता है कि सबसे थक के हम एकांत में जाके 5 मिनट के लिए बैठते हैं, तो हमारे अंदर से ही समाधान प्रकट होता है, हमारे अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो यानी कि ये योग की, ध्यान की विधियां हमें ही ताकतवर बनाती हैं कि आप स्थितियों के सामने खड़े हो सके। कुछ ऐसा ही? हाँ, नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि
हम अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो इस स्थिति में एक तरह से देखो पूरे देश को उनको संभालना है, तो वो अब पूरे देश के लिए खड़े हैं, तो कुछ ध्यान की पद्धतियों का वो पालन करते हैं। तो उनके भी योगा टीचर हैं, योगा गुरु हैं, जो उनको वो ट्रेनिंग देते हैं, जिससे वो सीख पाते हैं कि अपने मन के विचारों को किस तरह से आपने रिप्रेजेंट करना है, अपने मन के विचारों को किस तरह से पकड़ना है, उनके इस हिसाब से चलते हुए अपने आप को किस तरह से कायम रखना है। हाँ जी सर। उसमें ये है कि क्या कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम आमतौर पे आसन करते समय करते हैं, उनके बारे में प्लीज बताएं। क्या जिस तरह से प्राणायाम किया जाना चाहिए, क्या वाकई हम उस तरह से करते हैं? कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हाँ सर। हम सबने टीवी में देख के वो आम को करना शुरू कर दिया। एक और चीज में विकास के साथ जोड़ना चाहूंगी कि जो गलतियां हम करते हैं, इसके अलावा जगह भी मैटर करती है योगा करने की, क्योंकि जैसे लॉकडाउन में बहुत से लोग हमें बाहर नहीं जाके कर पाए, लॉन्स में या टेरेस हो गया, अगर नहीं जाते, क्या अपने बेडरूम में भी हम कर सकते हैं, या क्लोज 4 दीवारी के अंदर, वो भी उतना फायदेमंद है, या सिर्फ बाहर ओपन स्पेस में करना? और इसका कोई ऐसा टाइम दिन में भी हम कर सकते हैं क्या? डॉक्टर दिव्या, इसके लिए क्या होता है कि हमारे एक ग्रंथ है हठ योग प्रदीपिका, तो हठ योग प्रदीपिका में उसमें वर्णन आता है कि आपकी एक कुटिया होनी चाहिए और 4 अंगुल दूर जैसे उसके घास होना चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए, और आपका जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे कोई साउंड नहीं होना चाहिए, जैसे नॉइस नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो इस तरह के एक वर्णन आता है, एक श्लोक है हठ योग प्रदीपिका में। तो अगर हम उसको आज के उसमें देखते हैं तो कोई भी स्थान आप देख सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ एयर पोल्यूशन ना हो, साउंड पोल्यूशन ना हो, और वो आपके मन को प्रसन्नचित करे, वो स्थान जहाँ पे आपका बैठने का मन करे कि भी हाँ ये आज सुंदर स्थान है, मैं यहाँ पे बैठ के योग का अभ्यास कर सकता हूँ। तो आप किसी भी ऐसे सुंदर स्थान को जहाँ पे साउंड नहीं है ज़्यादा और एयर पोल्यूशन नहीं है और आपके मन को स्थिरता प्राप्त हो, तो वो योग के लिए उत्तम स्थान है। हाँ, वो रूम भी हो सकता है, लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि वहाँ पे जो एयर का फ्लो है वो हाँ बासी हवा ना आए, वहाँ से एयर जो है आप पास होती रहे, तो इस तरह से ओपन रहे, कुछ ऐसा एरिया रहे। खास रूप से प्राणायाम के विषय में हमने टीवी में देख के फटाफट भस्त्रिका करना शुरू कर दिया, क्या वो हमारे सांसों के रिदम को तोड़ता नहीं है? नहीं, मैं पिछली बात को भी पूरा करता हूँ कि कुछ आसन का जो वर्णन था कि भी हमें आसन कब कब करने चाहिए, कैसे करने चाहिए। देखो, सबसे पहले तो जो आसन का अभ्यास है आपको खाली पेट सुबह करना चाहिए। कि आप हमारे ग्रंथों में वर्णन भी आता है कि ब्रह्म मुहूर्त का वर्णन आता है, लेकिन आज का जो लाइफ स्टाइल है ब्रह्म मुहूर्त तो मुझे लगता है ब्रह्मा जी के पास चला गया, और जो 9 बजे का 10 बजे का मुहूर्त हमारे पास आ गया। तो वो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के जो 5 बजे तक का आपका समय है, 3 से 5 बजे तक का समय, इस समय अगर आप योग करते हैं, कुछ आसन और प्राणायामों का अगर आप अभ्यास करते हैं, तो वो आपके अंदर एक ध्यान की पद्धति, मतलब आपको स्थिरता ज़्यादा प्रदान करता है। जैसे आसन से हमें स्थिरता होती है और प्राणायाम से हमें लाघवम प्राप्त होता है। कि लाघवम क्या, हमारा शरीर जो है वो मन जो है वो हल्का हो जाता है जब आप प्राणायाम करते हैं। और वही भस्त्रिका प्राणायाम का जो आपने अभी वर्णन किया, उसमें मैं बताता हूँ कि भस्त्रिका प्राणायाम क्या है, हमारी सांसों की गति को तोड़ता नहीं है, वह उसे मजबूत करता है। लेकिन उसका अभ्यास ऐसा करना चाहिए, जो कोई अगर हाई बीपी का पेशेंट का अगर कोई है, उसको नहीं करना चाहिए, उसको ज़्यादा जोर से श्वास नहीं लेने चाहिए। या किसी का हर्निया का अगर ऑपरेशन हुआ है तो उसको भी वो प्राणायाम नहीं करना चाहिए। किसी कोई ऐसी सर्जरी हुई है, जैसे साइनस की कोई सर्जरी हो जाती है, तो उसको भी वो नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं कि कुछ जो प्राणायाम है किस किस पेशेंट को नहीं करना चाहिए और किसको वो करना चाहिए। तो इसमें सबसे उत्तम मैं एक बात और बता देता हूँ आपको कि जो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस लें। अभी हम बैठ के इसको कर सकते हैं सभी, मैं आपको वो पहले वाला भी सूक्ष्म व्यायाम और ये बता देता हूँ साथ में। आप सभी जो है, जो भी इस रूम में बैठे हैं, अपने आसन पर, अपनी कुर्सी पर बिल्कुल स्थिरता से बैठ जाइए। मन को बिल्कुल स्थिर कर लीजिए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आपकी दृष्टि सामने रहे आपके, बिल्कुल किसी एक पॉइंट पर अपनी दृष्टि को फोकस कर लें। आपकी दृष्टि एक पॉइंट पर है, आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी है, आपकी आती जाती श्वासों पर अपना ध्यान दें। आपकी सांस आ रही है और आपकी सांस जा रही है, और महसूस कीजिए कि आपके छाती का जो हिस्सा है वह फैलाव में आ रहा है और सिकुड़ रहा है। आपके श्वासों की गति से आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है कि आपके शरीर फैलाव में और सिकुड़न में आ जा रहा है। एक लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास को बाहर छोड़ देंगे।
ओम के उच्चारण के लिए एक लंबा गहरा श्वास लें। एक और लंबी गहरी सांस लें और अपने शरीर को बिल्कुल आराम से ढीला छोड़ दें। तो ये जो हम इस तरह से पद्धति करते हैं, किसी एक बिंदु पर ध्यान लगा करके और अपने श्वासों के ऊपर ध्यान देना कि हम देख रहे हैं कि हमारे शरीर का फैलाव हो रहा है और हमारा शरीर जो है, हमारा श्वास जब बाहर जा रहा है तो शरीर सिकुड़ रहा है। तो इस तरह की पद्धति से हम अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं। जो जागरूकता की एक भावना है उसको भी बढ़ा सकते हैं और जो हिम्मत रखने की भावना है उसको भी अपने दिल में और हमारे जैसे कि मनोबल के साथ आगे बढ़ सकते हैं इस तरह से। हाँ जी, हाँ, और सूक्ष्म व्यायाम को वाला मैं भूल गया। सूक्ष्म व्यायाम के लिए देखिए, जैसे ग्रीवा चालन का हम अभ्यास करते हैं। ग्रीवा चालन में आपकी गर्दन जो है सीधी रहेगी और पहले श्वास लेते हुए जब आपका शरीर फैलाव करता है तो आपको श्वास लेना है, और जब आपका शरीर सिकुड़ता है तो आपको अपने शरीर को मतलब ऐसे बाहर की तरफ, मतलब अगर आप मूवमेंट कर रहे हो, मतलब पीछे की तरफ मूवमेंट कर रहे हो तो ब्रेथ इन, और जब शरीर सिकुड़ता है तो ब्रेथ आउट। ये सीक्वेंस रहता है। जैसे हम ब्रेथ, हाँ, ये प्रत्येक आसन में अवस्था रहती है। तो इसमें क्या करेंगे, जब हम ब्रेथ इन करेंगे तो पीछे जाएंगे, और जब ब्रेथ आउट करेंगे तो आपकी गर्दन जो है आगे आएगी, और आपकी जो चिन्ह है, जो आपकी ठोड़ी है, जहां तक आप सामान्य स्थिति में उसको रख सकते हो। आपने ज्यादा पावर नहीं करना है कि मेरी ठोड़ी जो है मेरी गर्दन के उस तक लगे। अगर ऐसा करोगे तो आपके पीछे प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से सामान्य स्थिति में इसको करना है। सिर्फ ये एक याद रखना है आपको कि जब श्वास लेते हैं तो आपका शरीर फैलता है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो आपका शरीर जो है सिकुड़ जाता है। तो इसमें इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे। और एक जल नीति का जो सर बता रहे थे, जल नीति एक बहुत हमारे इसमें 6 कर्म में आता है। नेति, धोती, बस्ती, न्यूली, त्राटक, कपाल भाती, इस तरह के 6 कर्म होते हैं। तो 6 कर्म में जब हम जल नीति का अभ्यास करते हैं, एक लोटे में जल नीति का जो पॉट होता है उसमें गर्म गुनगुना पानी और उसमें नमक डालते हैं। वो नमक डाल करके क्या होता है, हम अपने जो नोस्ट्रल्स है ये अंदर से दोनों मिले हुए हैं। तो मेडिकली वर्ड में इसको सर जो फेरिंग्स है उसमें मिल जाते हैं, वो गड़े में ना पीछे उस रास्ते में मिल जाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, उस जो हमारा पॉट होता है, एक नासिका छिद्र से हम लगाते हैं और दूसरी नासिका से वो जो गर्म पानी है वो दूसरी से बाहर आ जाता है, और मुंह खोल के रखते हैं कि हमारा श्वास चलता रहे। तो यही क्रिया हम जब दोनों नासिका से करते हैं तो उससे बोलते हैं कि हमारी जो कफ प्रवृत्ति है, मतलब हमारा कफ जो हमारे इस कपाल में स्टोर हो जाता है, वो कफ की मतलब वहाँ से समाप्त हो जाता है। तो इसको ENT क्रिया बोलते हैं। साइनस के लिए भी बहुत उत्तम क्रिया रहती है ये। और जो इस वायरस का जो अटैक रहता है स्टार्टिंग में, वो वायरस भी उस जल के साथ जो आपने गर्म गुनगुना पानी लिया है, वो वायरस भी उसे बाहर निकल जाता है। बहुत उत्तम क्रिया। और इसी में एक बात को और जोड़ता हूँ, जल नीति के साथ सूत्र नीति। जो सूत्र नीति होती है वो एक सूत का महीन धागा होता है, उसको लपेट करके बनाया जाता है। तो उस सूत्र नीति का अभ्यास करते हैं। एक नासिका से आप उसको डालते हैं और अपने मुंह से दूसरा सीरा उसका बाहर निकाल लेते हैं, और फिर उसका घर्षण करते हैं आप। तो उससे क्या होता है, जो आपके नासिका के छिद्र हैं वहाँ पे उसका घर्षण होगा। अगर कोई भी ऐसा वायरस है या कोई कफ आपके जमा हुआ है तो वो कफ भी वहाँ से निकल जाता है। और सूत्र नीति के साथ आज हम कैथेटर का प्रयोग करते हैं, रबड़ नीति उसको बोलते हैं। तो आप रबड़ नीति का भी अभ्यास कर सकते हैं, एक नासिका से उसको डाल करके और मुंह से निकाल के घर्षण कर सकते हैं। और इसी क्रिया में एक और वर्णन आता है, उसको बोलते हैं कपालभाति। जैसे कपालभाति आपने सुना होगा कि वो प्राणायाम है, लेकिन वो 6 कर्म में हमारा आता है कपालभाति। तो कपाल में वात, व्यूत और शीत कर्म कपालभाति। तो इस तरह से जो हमारी कपालभाति का जो ये वर्णन आता है, उसमें क्या करते हैं कि आपने जल लिया, अपने मुंह में भरा और उसको नाक से बाहर निकाल दिया। नाक से जल लिया, अपने मुंह से बाहर निकाल दिया। और एक जो कपालभाति हम प्राणायाम में करते हैं, जो आपका श्वास आप टुकड़ों में बाहर गिरते चले जाते हो, तो वो जो कपालभाति है वो आपके श्वास को मतलब आपके जो लंग्स की कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। तो इसका भी एक जो मेन जो चलता है, हमारा नाभि से एक एनर्जी जनरेट होती है। जैसे बोलते हैं कि रावण की नाभि में अमृत का पुंज था और श्री रामचंद्र जी ने नाभि के ऊपर ही वो अटैक किया। तो इसी तरह से वो नाभि से ही हमारी एनर्जी जो ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ती है। और हमारे चक्रों का जो वर्णन आता है योग में, हमारे मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, अनाहत चक्र और इस तरह सहस्त्रधार चक्र। तो ये फिलोसफी जो है योग की फिलोसफी में, वो एनर्जी आपके नाभि से लेकर के और ऊपर तक गति करती है। तो इसका भी इसमें वर्णन आता है। और अगर आप आसन और प्राणायाम का कुछ, जैसे यहाँ पे तो अब नहीं संभव हो पाएगा कि हम कोई आसन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे आपने बताया कि योग कवचम के तहत आपने कुछ 13 दिन
किया था, ठीक है, अभी कोई अपकमिंग इवेंट है इस तरह का? हाँ, अभी हमारा हम मैसेज दे सके कि आप हाँ देखिए उसको। अभी हमारा जो अभी प्रोटोकॉल का हम अभी करेंगे, जैसे कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी हमारा स्टार्ट होगा जो कॉमन डिजीज हैं, जैसे उसमें हम देख सकते हैं कि डायबिटीज़ हो गया, आपका हाइपरटेंशन हो गया, या सर्वाइकल का कुछ ऐसा हो गया, तो उन पे योगा का किस तरह से इफेक्ट है, वो ट्रीटमेंट हम क्या क्या उसमें फॉलो करते हैं, और एक कॉमन ग्रुप लेकर के हम ग्रुप स्टडी अभी करेंगे। तो उसमें कोई भी अगर डायबिटीज़ से संबंधित कोई रोगी है वो हमसे संपर्क कर सकता है अभी, तो हम उनको भी उसमें अपने ग्रुप में रख कर उनके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, हमारे कॉन्टैक्ट के लिए श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो है और हॉस्पिटल है, हम वहीं पे बैठते हैं, और हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर सीमा है वहाँ पे स्वस्थवित एंड योगा डिपार्टमेंट में, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपने योग कवचम को बताया कि हम अभी इसमें एक कुछ और भी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं कि कुछ कॉमन जो घर पे बैठ करके आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जैसे उसमें कुछ आसन और प्राणायाम हो गया, हम ऑनलाइन उसको भी स्टार्ट करेंगे कि 20 मिनट का या 15 मिनट का कुछ प्रोटोकॉल कि वो सभी तक पहुंच जाए। तो ये आपकी अपनी वेबसाइट पे आता है? हाँ, ये हमने क्या किया, हमारे कॉलेज के अंडर एक योग कवचम का फेसबुक पेज बनाया है, तो हम उस फेसबुक लाइव पेज के माध्यम से ही अपने पूरे प्रोग्राम को क्रियान्वित करते हैं। तो जी आप मतलब क्या एडवाइस करेंगे एक नॉर्मल लेमैन को कि अंडर दी इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ प्रॉपर प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर हमें हमेशा योगा करना चाहिए, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं 10 दिन 15 दिन की क्लासेस लगाते हैं, फिर वो अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं एंड अपने घरों में सेपरेट नहीं करते हैं, तो क्या वो बेनिफिशियल है, या कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो वो करते हैं, ये सिर्फ इंस्ट्रक्टर की ही इंस्ट्रक्शंस के अंडर में हमें योग करना चाहिए? योग की कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जो किसी इंस्ट्रक्टर या गुरु के दिशा निर्देश में ही करनी चाहिए हमें। जैसे हमारे योग में आता है बंधों का प्रयोग आता है, मूल बंध, उड्डयन बंध, जलंधर बंध। तो ये जो बंध हैं ये आपकी आंतरिक, जैसे हम जब ध्यान की बात करते हैं, आध्यात्मिक शक्ति की बात करते हैं कि वो सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर बढ़ती है, तो अगर वो बंद आप अपने आप करते हो, मतलब आपको किसी गुरु या इंस्ट्रक्टर ने नहीं सिखाया है, तो आपके बॉडी के अंदर वो रोग को पैदा कर सकते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, वायु, जैसे पूरी बॉडी में वायु है, वात पित्त कफ का सर ने अभी वर्णन बताया हमें, तो वायु क्या है वो ऊपर की तरफ गति करनी चाहिए। जो मूल बंद है वो हमारा पेल्विक रीजन को हम बंद करते हैं तो मूल बंद हो जाता है। फिर नाभि का जो हमारा पार्ट है उसको पीछे की तरफ हम रीढ़ की हड्डी तक लेके जाते हैं, उसको सिकोड़ करके, तो उड्डयन बंद हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, अपने प्राण को ऊपर की तरफ गति करते हैं कि हमारा जो प्राण है वो हमारे हेड की तरफ चले। और उसमें क्या होता है कि प्राण का जब मैं वर्णन करता हूं तो इसमें आता है हमारा ऑक्सीजन हम ज़्यादा इनहेल करते हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में रहेगी उतने ही हम अलर्ट रहेंगे, उतने ही हम जागरूक रहेंगे। और हमारी जो एक सेल्स जनरेशन रहती है बॉडी में, जितना आपके अंदर ऑक्सीजन का लेवल रहेगा उतने सेल्स ज़्यादा आपकी बॉडी में बनते हैं। तो ये इस तरह का रहता है। आपको साइड इफेक्ट होते हैं मैडम, होते हैं, और काफ़ी ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल भी हैं जिन्होंने अपने आप फॉलो किया और उसके बाद उनको लगा कि भाई योग नहीं करना चाहिए। पिछली बार भी जब 21 जून को जो योगा प्रोटोकॉल आया, कुछ लोगों ने उसको अभ्यास किया, वो बोलते हैं जी हमें सर्वाइकल हो गया करने से, या हमारी बॉडी में ये पेन स्टार्ट हो गए, पहले नहीं थे। तो वो क्या, उसकी कुछ गलत विधियों का प्रयोग करते हैं। भाई किस तरह से उसको करना चाहिए वो उतना फॉलो नहीं कर पाते हैं। ये बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, लोग जाते हैं स्टार्टिंग में बहुत चाम से इंस्ट्रक्टर के पास या ग्रुप में योगा करते हैं, एंड आफ्टर गैप ऑफ 1 मंथ और 2 मंथ्स दे थिंक कि हम मास्टर हैं, अब इसमें हम अलग से कर सकते हैं, तो वो आकर अपना सेपरेटली पर्सनली करने लगते हैं, एंड स्टिल फिर वो बोलते हैं कि हमें कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। फैक्ट में डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं ये भी है कि कहीं ना कहीं जो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जो योगा को जो काम को देखते हैं लोग, वो भी अगर गांव के स्तर पर इस तरह की कमेटीज बने, एक एक दो आदमियों को प्रशिक्षित किया जाए कि वो लोगों को कन्वे करें, उनको ट्रेनिंग दी जाए, वो आगे ट्रेनिंग दें, तो एक लड़ी के रूप में अगर ये बन सके, क्योंकि अगर टीवी पे देख के लाखों लोग योग करेंगे उससे बात नहीं बनने वाली, जब तक कोई देखने वाला ना, तो शायद इस तरह की कुछ विधियां हो। हाँ, इसके लिए भी अलग अलग स्तर पर सर कार्यक्रम और इस तरह की योजनाएं हैं अभी, जो आयुष मंत्रालय की भी कुछ योजनाएं हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हमने अभी कुछ प्लान किया है कि कोविड-19 का जब ये थोड़ा सा स्तर डाउन हो जाएगा तो हम जितने हमारे यहाँ पे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, या गांव स्तर पे जो पंचायत के जो एक मेंबर है, तो उनके साथ संपर्क करके सभी तक हम योग को पहुंचाएंगे। तो हम ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले ये जरूरी है कि भी वो उसको सीखें, मतलब कुछ एक वॉलंटियर्स जो हैं वो तैयार हों, वो वॉलंटियर, और उस चीज को सीख करके। यकीन जाने कि हर एक गाँव में कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा मिलेगा जो समर्पित है, जो कुछ करना चाहता है।
हाँ उसको पहुंचने की, उसको आइडेंटिफाई करने की ट्रेनिंग करने की। हाँ, और इसमें स्वामी रामदेव जी ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है कि योग को घर घर तक पहुंचा दिया। वो ठीक है कि हम सभी उस योग को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें योग में वो हमें गुरु और एक इंस्ट्रक्टर के दिशा निर्देश अनुसार ही करनी चाहिए। नॉर्मल जो है आप कर सकते हैं, सामान्य जो आसन है उनको कर सकते हो, आप प्राणायाम को कर सकते हो, लेकिन कुछ डिफिकल्ट कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उनको अपने आप नहीं करना चाहिए। धन्यवाद सर। इतने सारे प्रश्न हो जाते हैं कि किसको छोड़ें किसको पूछें। मैं एक बात बताना चाहता हूं इसके संदर्भ में। अभी अगर हमें कुछ दिनों के बाद, हम अभी कोविड का अगर होने के बाद, अभी हॉस्पिटल का चार्ज मेरे पास ही है, मैं आई एम इंचार्ज ऑफ दिस। अभी डॉक्टर संधू जी के पास था, मेरे पास है। तो हम एक सवेरे क्लासेस पहले होते थे, कुछ सालों से बंद हो गए, तो अभी हम दोबारा शुरू करेंगे कोविड का होने के बाद ना। आप भी ज्वाइन कर सकते हो, आपके माध्यम से भी, आपके ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसके माध्यम से आप। अच्छा, कोई ऐसा फोन नंबर है जिसके ऊपर कभी कोई हेल्प के लिए कोई? अभी कॉलेज का इंस्टीट्यूशन का है नंबर, लेकिन अगर चाहे तो मेरा ले सकते हो आप, और योगेंद्र जी का, हाँ, इनका भी ले सकते हो योग के संदर्भ में, और हॉस्पिटल के कोई सर्विस के संदर्भ में मेरा नंबर। ये योगेंद्र जी से मेरा ना कोविड से रिलेटेड बहुत ही है इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे योगेंद्र जी ने बताया कि ऑक्सीजन, देखिए इसमें जितनी ज़्यादा ले जाएंगे वो बहुत, जितनी ज़्यादा इनहेल करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें सर। नेचुरली उसके सारे एयर सैक, इसका फैक्टर है एयर सैक का खुलना। हमारे ज़्यादातर के शरीर में तो ऐसा है जिनके वो बैग खुले ही नहीं है, 60% के आसपास जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन ले जाएंगे वो मैक्सिमम एक्सपेंड होंगे। इसमें सर मैं ये जानना चाहता हूँ, हम जैसे पेशेंट को करते हैं उनको हम प्रोन पोजीशन में लिटाने के लिए हर एक को बोलते हैं। प्रोन पोजीशन सर वो होती है जो उल्टा लिटाने का, वो हमारी तरफ से उसका ये माना जाता है कि क्योंकि आगे हार्ट भी है, पीछे लंग्स का पार्ट मेजर होता है। एक्चुअली सांस लेने की जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो बैक साइड में है। तो सर क्या कोई ऐसी बैक की एक्सरसाइज है जो प्रोन पोजीशन में, जो हम पेशेंट को, क्योंकि हम लिटाते तो हैं उनको, और उनको दे फील कंफर्टेबल, उनको थोड़ा सुविधाजनक भी लगता है और सांस में वो भी, तो क्या कोई ऐसी बता सकते हैं जो प्रोन पोजीशन की एक्सरसाइज? हाँ सर, इसमें जो जैसे उल्टा लेट करके सर ने बोला कि आसन जो है 4 तरह के होते हैं। खड़े होकर किए जाने वाले आसन, बैठ के किए जाने वाला आसन, पेट के बल लेट करके और पीठ के बल लेट करके। तो जो पेट के बल लेट करके किए जाने वाला आसन है उसमें सबसे अच्छा एक भुजंग आसन जो हमें लगता है। भुजंग आसन से हमारे आगे की छाती का हिस्सा भी प्रभाव में आता है। और उसके बाद एक धनुरासन। धनुरासन से क्या होता है कि आपकी जो स्पाइन है वो पूरी बैंड हो जाती है। और जब हम बैठ के करते हैं एक आसन, उसमें आता है पश्चिमोत्तान आसन। तो ये कुछ आसन हम कर सकते हैं। और एक मत्स्य आसन का इसमें बहुत अच्छा रहता है कि मत्स्य आसन से जो आपके लंग्स का जो रीजन है वो ओपन होता है, मत्स्य आसन। और मत्स्य आसन के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर ये आसन आप कंटिन्यूटी में करते हो तो पानी में जब आप जाते हो तो आप डूबोगे नहीं, आप उसमें अच्छे से तैर सकते हो। मतलब इस तरह का भी हमारे ग्रंथों में कुछ वर्णन आता है। तो बैक के लिए सबसे अच्छा धनुरासन, एक पश्चिमोत्तान। आम पेशेंट को जैसे उसको हमें नॉर्मल भाषा में कैसे बताएं कि भाई आप ये, हाँ, उसके लिए ये भी है कि पूरी तरह से आसन ना हो तो क्या छोटी क्रिया है जो की जा सकती है उसके साथ? हाँ, उसके लिए सर फिर वो सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास हम कर सकते हैं, जो मैंने सबसे पहले बताया वो सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास। क्योंकि अब वो अगर आसन में क्या है, उसकी फाइनल पोजीशन होती है आसन की कि आपको फाइनल पोजीशन में पहुंचना है। और अगर हम फाइनल पोजीशन में ना भी पहुंच पाए तो हम सूक्ष्म व्यायाम उसको एक ऐसी विधि तैयार कर सकते हैं। हाँ, उसमें जैसे भुजंगासन जो है, भुजंगासन का एक स्टार्टिंग जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज को हम कर सकते हैं कि हाथों को नीचे ना रख करके हम कोहनियों के बल उसको बोलें कि भी कोहनी रखो और थोड़ा सा आप अपनी इस बॉडी को अपर पार्ट को उठाओ। हाँ, ऊपर उठाओ, ध्यान रख के वो सांस फील करें कि ले जा रहे हो। वही मैं बोल रहा हूँ सर। जैसे पहला जो पोजीशन है जो आपने बोली, हाँ। और इसमें दूसरी एक चीज और भी कर सकते हैं, मकर आसन का एक अभ्यास होता है। जब आप लेटे हैं, कोहनी नीचे रहेगी आपकी, दोनों ये हाथ ऐसे आ जाएंगे लेट करके और पीछे से पांव को चलाते हैं। तो वो भी एक बिल्कुल सामान्य सा आसन है। और उसमें भी क्या होता है, आपके लंग्स के ऊपर उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और बॉडी के अंदर मूवमेंट पैदा होगी। तो ये भी बिल्कुल सामान्य रूप में आप कर सकते हैं। एक और चीज, जैसे बहुत से लोग आजकल जिम जाते हैं, ठीक है, और वैसे ही बहुत से लोग योग भी करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जिम का सब्स्टिट्यूट है? क्योंकि जिम में भी हम अपनी फिजिकल जो एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर सपोज किसी को स्लिप डिस्क है
जिम रेकमेंड नहीं करते, तो क्या वो इंसान योगा कर सकता है कि हम कह सकते हैं कि हाँ ये जिम का सब्स्टिट्यूट है? नहीं मैडम, देखो जिम में आप क्या करते हो, सिर्फ मस्कुलर जो आपकी बॉडी है उसको इम्प्रूव करते हो, और योग में आप क्या करते हो, शरीर के साथ मन को मजबूत करते हो और फिर अपने आंतरिक ध्यान की तरफ उतरते हो, अपनी आत्मा तक उतरते हो। तो वो एक अलग है, वो ऐसा नहीं है, हम उसको जोड़ नहीं सकते। योग के अंदर जोर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे है। हाँ, वो आपकी लचकता, गेम के ऊपर। हाँ वो फ्लेक्सिबिलिटी आपने सर बहुत अच्छा बोला। फ्लेक्सिबिलिटी आपके मन की भी होनी चाहिए, तन की भी होनी चाहिए। तो हमें तन और मन दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो ये योग इसी के लिए सब करता है। फिर मैं आपको जो हमारे विशेषज्ञ हैं बहुत देर से वो लगातार परीक्षा कर रहे हैं बड़े धैर्य के साथ, और ऐसे ही वो समाज कल्याण के तमाम जो काम हमसे जुड़े रहते हैं। आप जो है श्री रमेश कुमार जी, असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं आप रेड क्रॉस सोसाइटी कुरुक्षेत्र में। तो आपसे सिर्फ हम जानना चाहेंगे कि जब से ये कोविड का जो चैलेंज हमारी सोसाइटी के सामने आया है, तो आपने अपनी भूमिका किस तरह से सुनिश्चित की है इस चुनौती के साथ अभी तक? जैसा कि विकास जी मैंने बताया कि हमारी जो पावर थी, जो शक्ति थी, वो हमारे युवा थे, जो हमारे वॉलंटियर थे, जो स्वयं सेवक थे। हम लोग एक मैनेजर थे, मैं एक मैनेजर के रूप में हमने काम किया, लेकिन आम जो जनता काम करने वाली थी, हमारी दूसरी एनजीओ थे, हमारे स्वयं सेवक थे। और जैसा भी इस कोविड के दौरान जब फर्स्ट टाइम अलर्ट आया इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी न्यू दिल्ली से कि ये जो कोरोना है, इससे बचाव के लिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकते हैं करें, क्योंकि एक दिन बड़ा भयंकर होगा हमारे इंडिया के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए भी। और हमने मार्च के फर्स्ट वीक से ही जितने भी हमारे ट्रेनिंग सेशन चल रहे थे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, गांव के स्तर पर भी, हमने उस ट्रेनिंग को कम करके इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा किया। दूसरी चीज़ जो कोविड के दौरान हम लोगों ने क्या किया, जिला प्रशासन के साथ मिलकर जो कंट्रोल रूम बनाया गया था, वहाँ से जो भी मैसेज मिलता कि आपने वहाँ पर खाना भिजवाना है, वहाँ पर आपने मेडिसिन भिजवानी है, वहाँ पे किसी बुजुर्ग की हेल्प करनी है जो अकेला रह रहा है, उस प्रकार के कार्य रेड क्रॉस ने किए। इसमें हमारा रेड क्रॉस का पूरा स्टाफ, हमारे वॉलंटियर्स जो दिन रात लगे रहे। हम लोग भी डरे हुए थे, हम फैमिली में जाते थे रात को, बड़ा अपने आप को एक्सप्लोर किया हमने उस समय। पहले जो 15 दिन थे जब हम समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी, खाना लेकर जाते थे, लोग इकट्ठे हो जाते थे, हमारे वॉलंटियर भी घबराए हुए थे। लेकिन धीरे धीरे जब काम किया, उनके अंदर एक शक्ति आई और धीरे धीरे डर बिल्कुल ख़त्म हुआ विदिन 15 डेज। पहले 15 डेज हमारे जो पेरेंट्स थे, बच्चों के पेरेंट्स थे, मना किया बच्चों को कि बेटा आप जाएं तो बड़े केयरफुल, बड़े ध्यानपूर्वक जाएं। लेकिन बच्चों के अंदर जो जज्बा रेड क्रॉस पैदा करती है ड्यूरिंग स्कूल टाइम एंड कॉलेज टाइम, बच्चों के अंदर वो जज्बा देख के हमें एहसास हुआ कि जो हमने पहले मेहनत की थी वॉलंटियर पैदा करने के लिए, वो आज वास्तविकता में हमारे काम आई। तो विकास जी, हमारा जो ध्येय था कि आम लोगों तक पहुंचने का, कि कोई भूखा ना रहे, बहुत से स्वयंसेवी संगठन, बहुत से वॉलंटियर हर व्यक्ति तक खाना पहुंचाने का प्रयास किया। वो सारे का सारा एक जिला प्रशासन के माध्यम से, जैसे ही कंट्रोल रूम से सूचना मिलती थी, हमारे वॉलंटियर, हमारा स्टाफ दौड़ता था, एक प्रॉपर तरीके से हर व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया। जी रमेश जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अब आपसे कोई व्यक्ति किन स्थितियों में संपर्क कर सकता है, किस तरह की मदद आपसे मिल सकती है? विकास जी, जैसे मैंने बताया कि आज भी हमारा जो कोरोना का कंट्रोल रूम जिला प्रशासन द्वारा स्थापित किया गया है, उसी के माध्यम से हम लोग सेवाएं दे रहे हैं। दूसरा, हम अपने स्तर पर आज सिर्फ जो है हम अवेयरनेस कर रहे हैं। हमारे ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं प्रत्येक, जैसे शाहबाद के अंदर है, पेवा के अंदर है, लाडवा के अंदर है, और हमारा रेड क्रॉस के अंदर भी जो हम लोग बेसिक फर्स्ट एड ट्रेनिंग, जिसने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, उस ट्रेनिंग के लिए छोटे छोटे बैच में 10-15 बैच में आते हैं। उन लोगों के पास भी हमारा फोकस होता है कि आप लोग इस वर्ष भूल जाएं आपको कितना घाटा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। आप अपने परिवार को और स्वयं 2020 से 2021 में ले जाएं। वो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए कि आप अपने आप को बचाते हुए, अपने परिवार को बचाते हुए 2020 से 2021 में प्रवेश कर गए। दैट इज द बिग अचीवमेंट फॉर एवरी पर्सन। कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर है
पे संपर्क साधा जा सके? सर ये जो हमारा कंट्रोल रूम का नंबर 1095 1095 जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सामान्य जो नंबर है वही इसमें काम करेगा? जी सर, क्योंकि सारी की सारी गाइडलाइंस हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो रेड क्रॉस के प्रेसिडेंट होते हैं और उन्हीं के दिशा निर्देशानुसार हम काम करते हैं। विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि अब जैसे अभी विकास जी ने कहा कि हम अंतिम चरण में हैं इस कार्यक्रम के, तो सभी को मैं धन्यवाद कहती हूँ यहाँ पहुँचने के लिए, अपनी राय यहाँ रखने के लिए, लोगों को इतना जागरूक करने के लिए। आम आदमी तक हम कोशिश करेंगे आपकी कही हुई हर बात हम पहुंचा सके। माध्यम निसंदेह ऑनलाइन ही रहेगा, चाहे वो फेसबुक रहे या यूट्यूब रहे। मैं आभार प्रकट करती हूँ डॉक्टर कृष्णदास जी का, डॉक्टर एस.एन. गुज्जरवार जी का, श्री योगेंद्र कुमार जी का, रमेश सर का और योगेंद्र कुमार कंसल्टेंट सर का, और साथ में मैडम दिव्या चुग जो हमारी पैनल एडवोकेट है वो यहाँ जुड़ी रही हमसे। आप जुड़े रहे। विकास जी, जिस तरह से आपने सारा संभाला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम चाहे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का था, पर कन्वीन सारा जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसका श्रेय हम देंगे, क्योंकि सर ने ही सारा कन्वीन किया है। सारा सर का ही प्लान था, सारा सर का ही पूरा इसका पोर्ट बनाया हुआ था। यहाँ इस मंच से थोड़ा सा मैं एक बार कुछ सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि वैसे तो सभी एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी बातें बता दी हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कोविड के दौरान या रेगुलर रूटीन के दौरान क्या क्या काम कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है। लेकिन अगर इस जिले में, इस जगह पर, किसी भी एरिया में, इस जिले के किसी गांव में, किसी चौराहे पर, किसी जगह ऐसा कोई भी आदमी है जिसे ये लगता है कि मेरी समस्या है जो हल नहीं हो रही है, समस्या चाहे आपकी कानून से जुड़ी हो चाहे ना हो, कानूनी है तो हम 100% आपको ये एश्योरेंस दे सकते हैं कि हम आपकी कुछ ना कुछ मदद जरूर कर पाएंगे, चाहे वो सिर्फ एक लीगल एडवाइस ही क्यों ना हो, क्योंकि कई बार एडवाइस ऑल्सो डू मिराकल्स। कई बार सिर्फ एक राय ही चीजें बदल देती है। लेकिन अगर वो कानूनी नहीं है तब भी हम सभी तरह के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। यहाँ पर ये बात मैं बताना बहुत ज़रूरी समझूंगी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कुरुक्षेत्र की मैं सेक्रेटरी हूँ, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हूँ, लेकिन इसको हेड करते हैं चेयरमैन सर जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं यहाँ पर। इस पूरे जिले के लिए DLSA किस तरह से डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, वो कैसे काम करेगा, हम डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं डिपार्टमेंट के ही लोगों के थ्रू, और उसके नोडल ऑफिसर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होते हैं जो यहाँ पर मैम काम कर रही हैं, ADC मैडम। तो आपकी अगर किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई चीज़ है, जो आपका काम है जो रुका है, नहीं हो रहा है, तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी DLSA की ही मेंबर हैं। वो जो भी आपका कार्य है वो उनके द्वारा पूरा करवाया जा सकता है, चाहे वो हम हैं, चाहे वो प्रशासन है, प्रशासन की तरफ से ADC मैडम हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं हमारे। हम सब सिर्फ एक कड़ी की तरह आप लोगों के और सरकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में काम करते हैं। आपकी जो समस्या है हम सिर्फ उसको लेकर सरकारी विभाग तक जा सकते हैं कि ये समस्या है और ये इस आदमी की है, आप इसे जितना भी हो सके कोशिश करें कि इसे हल करें। और मैक्सिमम केसेस में हमें रिप्लाई आता है, 80-90% केसेस हमारे ऐसे होते हैं जो हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरफ केस पूरा होगा। सपोज किसी ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं है मेरे पास, तो मुझे दिया जाए, मेरा बनवाया जाए। वो बात आपकी वो बात जो है वो सरकारी विभाग तक पहुंच चुकी है, जो इस पे नोडल प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं, सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर, वो काम करते हैं। अब आप उसके हकदार होते हैं या नहीं, वो आपको मिलेगा या नहीं, वो उनका अपना तंत्र है, अपना सिस्टम है। लेकिन आपकी जो भी समस्या थी वो वहां तक पहुंचाना हमारा काम है, उस पर अमल भी होता है, पर वो आपके कितने हक में जाता है या नहीं जाता है वो हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।
कोविड के दौरान इतने लोगों ने हमसे संपर्क साधा है। हमारी हेल्पलाइन नंबर है 220-220116। इसके थ्रू लोगों ने हमसे इतना कांटेक्ट करने की कोशिश की है। हमारा हेल्पलाइन नंबर डाइवर्टेड रहा है क्योंकि ऑफिस बंद थे, लॉक था सारा कुछ, तो घर से काम किया है सभी स्टाफ मेंबर्स ने, सभी वकीलों ने। जितने केसेस आए, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस के, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में कि इस दौरान, कोविड के दौरान डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बड़ा है लोगों, क्योंकि सब लोग घर में थे, तो कहीं कोई अंडर प्रेशर है, कोई किसी को कोई किसी तरह का डिप्रेशन हो जाता है या कुछ, इससे डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता है। घरेलू हिंसा के केसेस बड़े हैं, कुछ 2-4 बड़े क्रिटिकल केस आए हैं, बच्चियां छोटी छोटी थी जिसमें इस तरह के केसेस भी डोमेस्टिक वायलेंस के हुए हैं। इन सभी लोगों की हमारे वकीलों ने अपने घर से बैठकर फोन के थ्रू काउंसलिंग की है। तो जितने विक्टिम्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं। अब ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। लेबरर्स थे, बहुत सारे ऐसे लेबरर्स थे जो निकलना चाह रहे थे, जाना चाह रहे थे, जा नहीं पा रहे थे। उनकी बात प्रशासन तक पहुंचाने वाला कोई नहीं था। जिस वक्त बसें चलनी शुरू हुई उस वक्त में भी वो लोग नहीं पहुंच पा रहे थे कि अपनी एंट्री कहां से कराएं, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम था। अब ऑनलाइन जो नहीं जा पा रहा है वो नहीं कर पा रहा है, तो वो लोग हमसे संपर्क कर रहे थे। इस तरह की दरखास्तें भी हमने सरकार तक आगे दफ्तर तक पहुंचाई हैं। उन लोगों को भी आगे उसका फायदा मिला है। सब लोग सुरक्षित अपने अपने घरों में पहुंचे हैं, चाहे सीनियर सिटीजन्स थे, चाहे विडोज थी, चाहे फार्मर्स थे। ये सब लोगों को हमने कोशिश की है कि हम इनसे घर बैठकर ही संपर्क बनाएं। कोई फील्ड में नहीं गया है, कोई किसी के घर नहीं गया है, लेकिन टेलीफोनिकली सबसे कांटेक्ट किया गया है, क्योंकि हर चीज का एक डिपार्टमेंट है। हर जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके लिए कोई ना कोई विभाग बना हुआ है। सीनियर सिटीजन्स का डाटा हमारे पास है, फार्मर्स का डाटा हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से इनसे ले लेते हैं। सबके पास फोन नंबर्स के साथ सब कुछ ऑनलाइन है, तो हमें 1 मिनट में डाटा मिल जाता है। ये सारा डाटा लेके हम घर से काम करते हैं, इन सब लोगों को जागरूक करते हैं। अप्रैल का पूरा महीना स्टबल बर्निंग का जो है इशू बहुत पीक पे होता है, इस पर हमने पूरा अप्रैल काम किया है। तो ये इस तरह से जो जितने काम हम घर बैठकर कर सकते थे वो हमने किए हैं इस दौरान। और अब भी जब दफ्तर खुल गए हैं, पूरी परसेंटेज के साथ खुल गए हैं, क्योंकि अपना हमारा खुद का दफ्तर है, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं, हम अच्छे से सभी सुविधाओं के साथ अंदर बैठ सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बाद अब जब दफ्तर खुले हैं तो हम दफ्तर से भी अब यही सारे काम कर रहे हैं। लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं, काम सही तरीके से अब भी हो रहे हैं। तो अब हमारे पास न केवल अपना हेल्पलाइन नंबर है जिसका नंबर 220216 है, बल्कि एक मोबाइल नंबर भी है, जो मोबाइल नंबर आपको फ्लैश कर दिया जाएगा। इन्हीं दोनों नंबर पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल पर तो आप इवनिंग में, एट नाइट, लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग, जो ऑड आवर्स होते हैं जिसमें कोई नहीं उठाता है, उस पर भी आप बात करके अपनी समस्या रख सकते हैं। क्योंकि इस तरह के केसेस भी आए हैं जहां पर हमें 1 ही घंटे में हमें कार्रवाई करनी पड़ी, नहीं तो उसके बाद उसे करने का फायदा नहीं होगा। जैसे कुछ लोग बीमार पड़े हुए हैं एक जगह पर और वहां पर उनको तनख्वाह नहीं मिली है, लोगों भट्ठे पर लोग बैठे थे, उनको तनख्वाह नहीं मिली, वेजेस नहीं मिले, और उसके बाद वो बीमार हो गए। तो उन लोगों तक अगर हम 1, 2, 4 घंटे तक नहीं पहुंचे तो वो लोग या तो वहां से चले जाएंगे बिना पैसे लिए उसी बीमारी की हालत में और उसको ज्यादा फैलाएंगे आगे उस बीमारी को, या फिर वहीं पर वो लोग रुक जाएंगे, लेकिन समाधान नहीं होगा। तो वो बहुत कम टाइम होता है हमारे पास भी कभी कभी, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उस टाइम को पूरी तरह यूटिलाइज करें। हम ऐसा होने ही ना दें कि हमारे एंड पर कोई देरी हो। तो इसलिए मोबाइल सर्विसेज भी हमारी पूरी तरह से एक्टिवेटेड हैं। अपार्ट फ्रॉम जो अब तक सब कुछ दिव्या जी ने बताया या मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो हम लोग कर रहे हैं वो है विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम का। इसके तहत हम जितने विक्टिम्स होते हैं, विक्टिम यानी जिसके साथ कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है, जिसको उसका नुकसान उठाना पड़ा है, उन विक्टिम्स को हम कॉम्पनसेशन भी देते हैं, प्रोवाइडेड दैट वो हमारे स्कीम्स के दायरे में आए। तो कॉम्पनसेशन वेरी करता है, हम कितना देंगे, सरकार भी देती है पर हम भी देते हैं। हमारा और सरकार का अलग अलग स्कीम का दायरा है। अगर वहां से लिया है तो हम नहीं देते हैं, लेकिन अगर हमारे पास अभी तक नहीं आए हैं तो आप में से जितने केसेस, जितने लोग हमें सुन रहे हैं और उनका कोई भी ऐसा केस चल रहा है या हुआ है जिसमें वो विक्टिम है, उन्हें मानसिक या शारीरिक तौर पर कोई इंजरी हुई है, वो हमसे संपर्क साध सकते हैं। खास करके वीमेन सेक्शन, बच्चियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग, उनको हम उनका जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट है वो भी बहुत हायर साइड पे है।
तो अगर ऐसे लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं और या फिर आपके आसपास हैं, तो आप हमारे दफ्तर में फ़ोन कर सकते हैं या आ सकते हैं। ऑफिस हमारा पूरी तरह से ऑफिस आवर्स में खुला हुआ है। थैंक यू सर। प्लीज प्लीज। जो आपने स्कीम्स बताई हैं कंपनसेशन की, तो वो कौन कौन सी स्कीम्स में फॉलो होता है मैम? जी, 2 स्कीम्स हैं हमारी जिस पर हम कॉम्पनसेशन देते हैं। एक है हरियाणा विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम, ये 2013 में आई थी। तब से हम इस स्कीम पर काम कर रहे हैं। इसमें कोई डेथ हो जाती है या कोई इंजरी हो जाती है या कोई सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम्स हैं, उन लोगों को हम देते हैं, बीट चाइल्ड, बीट फीमेल, बीट मेल, चाहे वो कोई भी हो। एक हमारी दूसरी स्कीम है नालसा की, जो 2018 में आई थी। वो स्कीम केवल है वीमेन सर्वाइवर्स के लिए, विक्टिम्स हु आर वीमेन एंड सर्वाइवर्स ऑफ द ऑफेंसेस, जो बच गए हैं, जिंदा हैं और सर्वाइवर्स हैं, यानी कि जो डेथ केसेस हैं वो इसमें नहीं आते हैं। सेकेंडली, मेल और दूसरी कैटेगरीज इसमें नहीं आती हैं, इसमें सिर्फ फीमेल्स आती हैं या छोटी छोटी बच्चियां आती हैं। इन लोगों के लिए इसमें खास प्रावधान किए गए हैं। इसमें नालसा की जो स्कीम है 2018 की, इसमें कॉम्पनसेशन थोड़ा सा हरियाणा विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के कंपैरिजन में थोड़ा सा हायर साइड पे है। तो ये 2 स्कीम्स के तहत हम कॉम्पनसेशन देते हैं। तो बहुत धन्यवाद मैम। और अभी मैम देख रहा था कि हम सब बैठे हैं, मास्क लगा के बात कर रहे हैं। इतना अजीब है कि हम एक दूसरे को ना अच्छे से देख सकते हैं ना दिखा सकते हैं। तो अब ये मेरा मास्क नीचे, तो यही प्रार्थना है ईश्वर से कि हम अगली बार जब भी मिलें तो हमें मास्क लगा के आपस में न बैठना पड़े। और जिस तरह से इस पूरे कैंपेन का एक स्लोगन है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, तो चीजें बहुत जल्दी से बहुत बेहतर हो, यही हम सबकी एक सामूहिक प्रार्थना है। और इसमें हमारे डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी हैं, चाहे डॉक्टर SN गुर्जरवार जी हैं, श्री योगेंद्र जी हैं, रमेश जी हैं, मेरी सहयोगी दिव्या जी हैं, या फिर डॉक्टर कविता काम्बोज जी हैं, जिनकी देखरेख में पूरा ये कार्यक्रम है। तो ये सबकी ये सामूहिक प्रतिबद्धता है कि अपने हिस्से का जो भी योगदान होगा वो पूरी तरह से किया जाएगा, समाज से ये बीमारी मिटे, ये सबकी कामना है। और इसके अलावा इस बारे में मित्रों मैं भी आपको फिर से सुनिश्चित करना चाहूंगा, हालांकि मैम ने, दिव्या जी ने आपको कहा है कि आपको किसी भी स्थिति में कोई भी सहायता, कम से कम मार्गदर्शन की जरूरत है तो बेहिचक कभी भी यहाँ पर आए। आपको कभी नहीं लगेगा कि सिर्फ सरकारी दफ्तर के जैसा एक बहुत औपचारिक माहौल है, बहुत अच्छे तरीके से आपको लिया जाएगा, समस्याओं को दूर किया जाएगा। तो आज मैम आपकी अनुमति से इस प्रोग्राम को अब खत्म करने की अनुमति हम सबके सब चाहेंगे और फिर किसी एक बेहतर मोड़ पे मिल सकें। और बीच में, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताई, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, तो कभी फिर से भी मिलना जरूरी हुआ, बैठना संभव हुआ, तो वो भी शायद हो सकेगा। तो सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।